हेलो बच्चों, आई एम मोनिश मिश्रा। टुडे वी आर डिस्कस अबाउट एन इम्पोर्टेंट चैप्टर ऑफ फिजियोलॉजी। दोस्तों, कल हमने फिजियोलॉजी का जो लेक्चर कवर किया था, वही लेक्चर थोड़ा सा जो बचा हुआ था वही आज लेक्चर हम कवर करेंगे। और फिजियोलॉजी का ये कह लीजिए कि मसल्स का इम्पोर्टेंट टॉपिक है। हमें लगता है कि लोकोमोशन और मूवमेंट से जो 2-3 क्वेश्चन के वेटेज है, वहां से लगभग जो डिजीजेस का जो टॉपिक है, जिसमें कुछ बीमारियों के बारे में बताया गया, कई बार वहां से क्वेश्चन उठे हुए हैं। हालांकि क्वेश्चन कहीं से भी आ सकता है, जब सिलेबस में है तो ये नहीं कहा जा सकता है कि यहाँ से आएगा। बस ये है कि हाँ, कुछ हम प्रिडिक्ट कर सकते हैं। ऐसा प्रिडिक्ट इसलिए कर सकते हैं क्योंकि जिन ईयर से ज्यादा क्वेश्चन पूछे, जिन टॉपिक से ज्यादा क्वेश्चन पूछे गए हैं, उन्हीं को हम मान लेते हैं कि इंपॉर्टेंट है। बट इंपॉर्टेंट का कोई क्राइटेरिया है नहीं वास्तव में। तो अगर हम बच्चों बात करें तो कल मैंने आपको जो टॉपिक पढ़ाया था, उसमें मैंने पूरा मसल्स के बारे में, उसका इंट्रोडक्शन और मसल्स क्या है, मसल्स में फैसिया क्या है, फैसिकल क्या है, मैंने आपको बताया था कि बंडल ऑफ फैसिकल्स जो है वो उनमें से फैसिकल निकल कर कोलेजन फाइबर की हेल्प से फैसिया से जुड़े होते हैं। मैंने फैसिकल को निकाला तो उसके अंदर से मैंने स्ट्रक्चर आपको ड्रा करके बताया कि इसके अंदर मसल फाइबर होते हैं। मसल फाइबर को मैंने एक्सप्लेन किया था कि मसल फाइबर के अंदर भी कुछ राउंडेड शेप में सेल लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, जिसे हम क्या बोलते हैं, जिसके अंदर मायोफाइब्रिल्स कहलाता है। और मायोफाइब्रिल्स के अंदर होते हैं 2 डिफरेंट टाइप के प्रोटीन्स, जिनको हम एक्टिन और मायोसिन फिलामेंट कहते हैं। एक्टिन और मायोसिन थिक और थिन नेचर में होते हैं। मायोसिन मैंने बताया आपको थिकेस्ट डार्केस्ट होता है, जबकि एक्टिन कैसा होता है, थिन नेचर का होता है। क्योंकि ये थिन है तो इसके नंबर ऑब्वियसली ज्यादा होंगे, जबकि जो मायोसिन है वो थिक है तो उसके नंबर सीधी सी बात है भाई थोड़ा कम होंगे। क्योंकि अगर एडजस्टमेंट करना, आपको बताया था किसी प्लेस में अगर देखना है, 2 चीजें रखी हुई है, तो जो मोटा है उसका नंबर कम होगा ही होगा। मायोसिन डार्क है तो इसलिए उसके नंबर कम है, और जो लाइट बैंड है एक्टिन है तो उसके नंबर उसमें कम होते हैं, मतलब ज्यादा होते हैं, सॉरी लाइट के ज्यादा होते हैं। मैंने आपको बताया था उसमें कि लाइट जो है उनके 3000 के आसपास नंबर है, 1500 के आसपास मायोसिन बैंड होते हैं। मायोसिन की सिंगल यूनिट को हमने बताया आपको कि क्या कहते हैं, मीरोमायोसिन कहते हैं। एक्टिन की सिंगल यूनिट को ग्लोब्यूलर एक्टिन कहते हैं। ढेर सारी ग्लोब्यूलर एक्टिन जुड़ करके मैग्नीशियम आयन की हेल्प से ग्लोब्यूलर एक्टिन जुड़ करके आपका बनाते हैं एक्टिन फिलामेंट। याद होगा तो आपको बता होगा तो सब। और उसके बाद छोटे छोटे 300 मीरोमायोसिन की यूनिट जुड़ करके मायोसिन बनाते हैं। मायोसिन एक्टिन का वर्क कैसा होता है मैंने ये भी बताया था। आपकी बॉडी में टोटल नंबर ऑफ मसल्स 639 है, मैंने ये जनरल बात आपको पहले ही बता रखी है। जो 639 है उसमें से 317 पेयर्ड है, बाकी 5 ऐसी है जो अनपेयर्ड है। ये सब डेटा है, इनको जानते रहना है। मसल्स का फंक्शन आपको पता ही है, कॉन्ट्रैक्टिबिलिटी, एक्सटेंसिबिलिटी, एक्सपेंसिबिलिटी, ये सब। एक्सपेंसिबिलिटी मतलब ये सब काम किसका है, मसल्स का। तो आपको जो हमें लगता है कि इंपॉर्टेंट टॉपिक्स थे, मैंने लगभग वहां तक छोटा मोटा जो उसका डेटा था वो सब आपको कवर कराया था। फिर मैंने बताया था कि जो स्ट्रक्चरल यूनिट है मसल्स की, उसको क्या कहते हैं, क्या कहते हैं जरा बताओ आप लोग। उसको कहते हैं, हमने आपको बताया था मायोफाइब्रिल्स। क्या कहते हैं, मायोफाइब्रिल्स कहते हैं। जबकि फंक्शनल यूनिट को हम सार्कोमियर कहते हैं। क्योंकि मायोफाइब्रिल्स के अंदर हम देखते हैं तो जेड लाइन के बीच का जो फंक्शनल पार्ट है वही हम सार्कोमियर कहलाता है, उसी को हम सार्कोमियर कहते हैं। ठीक है ना, वो फंक्शनल पार्ट है। और स्ट्रक्चर को बनाने के लिए जो स्मॉलेस्ट यूनिट है वो मायोफाइब्रिल्स है। तो मैंने कल इस पे बहुत डिटेल बात कर लिया था। हमें लगता है कि मैंने आपको थोड़ा सा आगे तक भी मैं ले गया था, जहां से मैकेनिज्म स्टार्ट होनी है। मैकेनिज्म ऑफ कॉन्ट्रैक्शन, कॉन्ट्रैक्शन की मैकेनिज्म आज मैं आपको कराऊंगा। तो कॉन्ट्रैक्शन की मैकेनिज्म जहां से स्टार्ट हो रही है, बेटा 3 लेक्चर में पूरा चैप्टर ले रहा हूं मैं, 3 लेक्चर में ही पूरा चैप्टर ले रहा हूँ। कल मैंने एक लेक्चर लिया, आज दूसरा लेक्चर है। आज मसल्स खत्म हो जाएगा, टाइप्स ऑफ मसल्स लेंगे और मसल्स कॉन्ट्रैक्शन लेंगे। स्लाइडिंग थियरी भी आपको चलते चलते बता देंगे। और उसके बाद आपका बचेगा क्या, बस अकेला स्केलेटल सिस्टम। क्या बचेगा, स्केलेटल सिस्टम। तो ठीक है, इस चैप्टर में स्केलेटल सिस्टम आप बहुत पहले ही सीख चुके हैं, क्लास में ही आप पढ़ते पढ़ते सीख गए होंगे। क्योंकि स्केलेटल सिस्टम कोई ऐसा टॉपिक तो है नहीं कि जिसको आप बहुत टफ टॉपिक है, कुछ भी नहीं है। मैंने आपको हड्डियां ऐसे चलते चलते ही गिना दिया था, सब हड्डियां आपको याद है। जॉइंट्स भी थोड़ा सा 19-20 भले हो सकता है, नहीं तो जॉइंट्स भी आपको याद ही होंगे। हड्डियों के नाम, पेयर अनपेयर कौन कौन सी है, यही सब क्वेश्चंस वहां से बन जाते हैं। तो चलो हम आपको ज्यादा बातें ना करते हुए सीधा टॉपिक की तरफ ले चलते हैं। आज का हमारा जो टॉपिक होगा वो मैकेनिज्म होगा, मसल्स का कॉन्ट्रैक्शन मैकेनिज्म कैसे स्टार्ट होता है ना। स्ट्रक्चर ऑफ कहेंगे आज हमारा जो टॉपिक है वो मसल कॉन्ट्रैक्शन का मैकेनिज्म होगा। हाँ, मैकेनिज्म, मैकेनिज्म ऑफ मसल कॉन्ट्रैक्शन।
मसल कॉन्ट्रैक्शन, समझो। मैकेनिज्म ऑफ मसल कॉन्ट्रैक्शन आज का टॉपिक है। मैकेनिज्म ऑफ मसल कॉन्ट्रैक्शन, मसल कॉन्ट्रैक्शन स्टार्ट कैसे होता है, यही हमें यहाँ पे सीखना है। अगर हम बात करें दोस्त कि मसल कॉन्ट्रैक्शन की, तो बॉडी में जितने भी फंक्शन हो रहे हैं वो सभी फंक्शन कहीं ना कहीं को रिलेटेड है, किससे? ब्रेन से। मैं कल आपको एक बात बता रहा था, मैंने बताया था कि एक्टिन का स्ट्रक्चर अगर आप देखेंगे तो थोड़ा सा मैं पीछे से जोड़ना चाहता हूँ, आपको ध्यान से समझिएगा। मैंने बताया था कि आप अगर एक्टिन का स्ट्रक्चर देखेंगे तो कुछ आपको ऐसा स्ट्रक्चर दिखता है। एक्टिन फिलामेंटस स्ट्रक्चर है, जो कि ये स्ट्रक्चर आपको जो दिख रहा है दैट इज ग्लोब्यूलर एक्टिन। ये क्या है? ये आपका ग्लोब्यूलर एक्टिन है बच्चों, ये है आपका ग्लोब्यूलर एक्टिन, ये तो आपका ग्लोब्यूलर एक्टिन है। और मैंने बताया था कि ये जो ग्लोब्यूलर एक्टिन है, इस एक्टिन में यहां पर होता है, यहां पर मायोसिन बाइंडिंग साइट, मीरोमायोसिन बाइंडिंग साइट यहां पर, ठीक है। ये है मीरोमायोसिन बाइंडिंग साइट, जहां पर मीरोमायोसिन आकर के जुड़ेगा। ये है एक्टिन और यहां पर इसके है मीरोमायोसिन बाइंडिंग साइट। इतनी बात आपको समझ में आई है? कल मैंने इसको थोड़ा बताया था, थोड़ा यहीं से कंटिन्यू कर रहे हैं। एक्टिन फिलामेंट है, एक्टिन फिलामेंट आप समझ सकते हैं, इट इज द पॉलीमर ऑफ ग्लोब्यूलर एक्टिन। ये पॉलीमर है ग्लोब्यूलर एक्टिन का, ढेर सारे ग्लोब्यूलर एक्टिन जब जुड़ जाते हैं तो बनता है एक्टिन का फिलामेंट। बच्चों इसमें जो ये आप देख रहे हैं, ये क्या है? बाइंडिंग साइट, समझेंगे, बाइंडिंग साइट, बाइंडिंग साइट ऑफ किसका? मीरोमायोसिन का। मीरोमायोसिन बोले तो, मीरोमायोसिन बोले तो यूनिट ऑफ मायोसिन। मायोसिन की यूनिट यहीं पर आकर के जुड़ती है। मैंने आपको डायग्राम में कल ऐसा बताया था कि एक स्ट्रक्चर होगा जो ऐसा दिखेगा, और ये स्ट्रक्चर ही है मीरोमायोसिन का। मैंने आपको बताया था ये जो साइट है इसे हम बोलते हैं एक्टिन बाइंडिंग साइट। क्या बोलते हैं? एक्टिन बाइंडिंग साइट, समझना बच्चों। ये जो स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है एक्टिन, एक्टिन के पास मैंने बताया था इससे ठीक जुड़ा होता है, एक डायग्राम बता करके आपको बताया था। यहां पर ठीक जुड़ा होता है एक स्ट्रक्चर जिसे हम कहते हैं ट्रोपोमायोसिन। क्या कहते हैं? मायोसिन। ये आपका ट्रोपोमायोसिन है। ट्रोपोमायोसिन से ठीक जुड़ा हुआ एक स्ट्रक्चर अटैच्ड है यहां पर, जिसे हम कहते थे ट्रोपोनिन। क्या कहते थे? ट्रोपोनिन। ये बेटा आपका क्या था? ट्रोपोनिन। समझ रहे हो ना? मैंने बताया एक्टिन से ठीक अटैच्ड ये येलो कलर का स्ट्रक्चर ट्रोपोमायोसिन, इसके ठीक बगल ट्रोपोमायोसिन से अटैच ट्रोपोनिन। क्या है? ट्रोपोनिन। और ट्रोपोनिन से, ट्रोपोनिन के दो पार्ट हैं बेटा, देखो ट्रोपोनिन के वैसे तीन पार्ट है, लेकिन यहां पर आपको देखना है, एक है ट्रोपोनिन के का दूसरा पार्ट है, देखो एक का नाम है टीपीसी। मैंने आपको कल बताया था ट्रोपोनिन बाइंडिंग कैल्शियम फैक्टर। यहां पर दूसरा एक फैक्टर जुड़ेगा, टीपीसी का डायग्राम बनाए। टीपीसी आपका ऐसा डायग्राम ले लेते हैं ऐसा, तो ये टीपीसी का डायग्राम है, ट्रोपोनिन कैल्शियम बाइंडिंग फैक्टर। ये हो गया ट्रोपोनिन, और इसके बाद इससे जुड़ा होता है टीपीटी। टीपीटी यहां पर मैं लिखा देता हूं, ये टीपीटी, और टीपीटी के बाद यहां से मास्क कर रहा है इसको, इस दोनों के बीच एक दीवार बन रही है जिसे हम कह रहे हैं टीपीआई। समझेंगे? ये मास्किंग साइट है, टीपीआई मास्किंग साइट है। किसके बीच मास्क कर रहा है? एक्टिन और मीरोमायोसिन को जुड़ने से रोक रहा है, दैट इज टीपीआई। ट्रोपोमायोसिन, ट्रोपोमायोसिन एक्टिन के बीच में जो एक मास्किंग साइट है उसका नाम है ट्रोपोनिन इनहिबिटिंग साइट। ये ट्रोपोनिन इनहिबिटिंग साइट है। ऊपर की तरफ टीपीसी दिख रहा है, जिसको हम क्या कह रहे हैं? उसको हम कह रहे हैं ट्रोपोनिन कैल्शियम बाइंडिंग साइट। यहां पर कैल्शियम बाइंड होगा, ऊपर की तरफ इंतजार कर रहा है कि कैल्शियम आए, मैं इसको बाइंड करूं, आगे का काम शुरू कराऊं। और इसके बाद बीच में एक मैंने इसमें कलरफुल ऑरेंज स्ट्रक्चर से बनाया जिसका नाम है ट्रोपोनिन, और ये देख रहे हैं आप व्हाइट कलर से बना दिया इसमें ट्रोपोनिन और ट्रोपोमायोसिन के बीच में ये सामने, जिसे बोलते हैं टीपीटी। क्या बोलते हैं? टीपीटी। टीपीटी इज द फैक्टर विच आर हेल्प टू कनेक्शन ऑफ, या कह सकते हैं ये जोड़ने का मदद करता है, किसको किसको जोड़ता है? टीपीटी और टीपीआई
ट्रोपोनिन और ट्रोपोमायोसिन का, ट्रोपो टीपीटी इसको बोलते हैं। ट्रोपोनिन ट्रोपोमायोसिन को जोड़ने में हेल्प करता है। ये मैंने आपको बता दिया टीपीआई, टीपीटी और टीपीसी, ठीक है ना। ये डायग्राम आपको समझ में आ गया होगा। तो इसके बाद मैं बता रहा था कि इसमें ये मैकेनिज्म स्टार्ट कैसे होगी। कैल्शियम बाइंडिंग फैक्टर आके जुड़ेगा यहाँ पर कैल्शियम बाइंडिंग Ca++, जैसे ही कैल्शियम जुड़ेगा वैसे ही ये क्या होगा, मास्किंग साइड जो बीच में है ये हट जाएगा, और मास्किंग साइड यहाँ से रिमूव होगा तो ये ट्रोपोमायोसिन को मौका मिलेगा और ये एक्टिन बाइंडिंग साइड पर जाके जुड़ेगा, क्रॉस ब्रिज का फॉर्मेशन होगा और यहीं से मसल कॉन्ट्रैक्शन की कहानी लिखी जाएगी, यहीं से मसल कॉन्ट्रैक्शन स्टार्ट हो जाता है। अब ये मैं आपको थोड़ा डिटेलिंग कराऊंगा, कल मैंने इतना थोड़ा बहुत आपको बता दिया था। ये सब प्रोसेस हो कैसे रहा है, कैल्शियम आएगा कहां से, कैल्शियम इसको आएगा कहां से, और टीपीसी को कैल्शियम मिलेगा कहां से। बिना कैल्शियम के तो कुछ होने ही नहीं है। कैल्शियम बाइंडिंग साइट को जब तक कैल्शियम नहीं मिलेगा तब तक संभव ही नहीं है मसल कॉन्ट्रैक्शन। अब कैल्शियम आए कहां से, तो कुछ नहीं, ये प्रोसेस चल रही है मसल में, तो मसल से ही कैल्शियम आएगा, बाकी कहीं से कोई कैल्शियम ऊपर से नहीं गिरने वाला दोस्त। आओ मैं आपको समझाता हूं कि ये कैल्शियम आएगा कहां से। देखो, इसके लिए आपको समझना पड़ेगा ब्रेन। क्या समझना पड़ेगा, आपका जाना पहचाना प्यारा सा दोस्त जिसको तुम कहते हो ब्रेन। ब्रेन के बारे में आपको बहुत सारी चीजें पता होंगी, लेकिन कुछ चीजें आज मैं और भी आपको बता देना, जोड़ लेना उसमें। ब्रेन बच्चों क्या है, ब्रेन एक कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन सेंटर है बॉडी का। कुछ भी आप कंट्रोल कर रहे हैं, कोऑर्डिनेट कर रहे हैं, उस सबके लिए रिस्पॉन्सिबल। अब ये फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी आपकी एनाटॉमी में भी हेल्प करता है। ये फिजियोलॉजिकल एक्टिविटीज में, तो फिजिकल एक्टिविटीज में आपको जो दिखाई दे रहा है वो तो कर ही रहा। एनाटॉमी में कहाँ काम करेगा, देखो मसल्स के अंदर मसल कॉन्ट्रैक्शन कराने के लिए भी ब्रेन का ही काम है। किसका काम है, ब्रेन का। आपको पता है ब्रेन से बहुत सारे नेटवर्क जुड़े होते हैं, आपको तो पता ही होगा, आपको मैंने न्यूरल कंट्रोल कोऑर्डिनेशन पढ़ा दिया है बेटा। बहुत सारे नेटवर्क जुड़े होते हैं, और कुछ नेटवर्क जो हैं आपको मैंने बताया था कि इस फॉर्म में आगे जा करके ये इस फॉर्म में स्ट्रक्चर जो होता है, ये इस फॉर्म में एक एंडिंग पर जाकर के ब्रेन के स्ट्रक्चर में इस तरह से आपको कुछ डायग्राम दिखेगा। ऐसा एंडिंग फॉर्म में आप देखेंगे तो इस तरह से कुछ दिखता है। अब आप कहेंगे सर ये क्या है, बता रहा हूं। देखो, आपको कुछ टेंशन लेना नहीं है, एक एक बात आपको समझ में आएगी ही आएगी, बस थोड़ा ध्यान बनाए रखना है, धैर्य बनाए रखना है, समझ में आएगा। बच्चों, ब्रेन से जो नेटवर्क जुड़ा हुआ है वो नेटवर्क आपकी बॉडी से आने वाले सभी सूचनाओं को ब्रेन तक पहुंचाता है, और ब्रेन के पास एक मोटर है जिस पर बैठा करके ब्रेन फिर से उस पर एक्शन लेता है, मतलब सूचनाओं को भेज देता है कि भाई जाना है। माना कि मेरा ये हाथ है, मैं सो रहा था, अचानक किसी ने मेरे हाथ में के फिंगर में पिन चुभाई। अब पिन चुभाई तो ये सूचना मेरे ब्रेन तक पहुंचाने का काम कोई तो होगा जो कर रहा है बॉडी में, कोई तो होगा जो मेरी बॉडी में ये काम कर रहा है। जैसे ही पिन चुभाई, एक इंपल्स हमारे ब्रेन को गया, एक सूचना गई, उसको हम बायोलॉजी में इंपल्स कह रहे हैं। एक सूचना गई ब्रेन के पास और ब्रेन ने तुरंत एक्शन लिया। ब्रेन को पता चला कि भाई कोई पिन चुभा रहा है, जल्दी से आंख खुल गई, जल्दी से उसने कहा कि जगो। उसके बाद उसने यही नहीं कहा जल्दी से हाथ हटाओ, किसी ने तुम्हारे हाथ पे पिन चुभाया। देखो, ये सब माइक्रो सेकेंड में हुआ, लेकिन ये सब कराने के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है, ब्रेन। अब इसमें दो चीजें मैं आपको समझाना चाहता हूँ। जब उसने पिन चुभाई तो एक सिस्टम तुम्हारे ब्रेन को गया, मतलब एक इंपल्स गया कि भाई सूचना गई कि किसी ने तुझे पिन चुभाया। फिर तूने क्या किया, तुम्हारे ब्रेन ने क्या किया, तुरंत रिप्लाई किया कि हाथ हटाओ, आंख खोलो, जल्दी से जग के उठ के बैठो, कोई पिन चुभा रहा है। समझ पा रहे हैं? अब ये दोनों काम कौन कर रहा है ये समझना है। किसी ने अगर पिन चुभाई तो आपके ब्रेन को बताने के लिए जो बॉडी में नेटवर्क है उसको न्यूरॉन्स कहते हैं। क्या कहते हैं, न्यूरॉन्स कहते हैं। उस नेटवर्क को न्यूरॉन्स कहते हैं। अब आपको मैं बताऊं कि अगर कोई इंपल्स यहां से सीधा, मान लो ये हाथ का हिस्सा है, तो यहां से अगर इंपल्स ब्रेन तक जाता है तो इसको हम बोलते हैं, यहां से इंपल्स अगर यहां से इंपल्स ब्रेन तक गया, ऐसे बच्चों, ऐसे अगर ये इंपल्स ब्रेन तक गया तो हम इसे बोलेंगे, क्योंकि ये ब्रेन तक जा रहा है, तो एफरेंट न्यूरॉन्स। ये कौन काम करेगा, एफरेंट न्यूरॉन्स। एफरेंट न्यूरॉन्स क्या करेंगे, ये सूचनाओं को ब्रेन तक पहुंचाने का काम करेंगे।
मतलब कोई भी सूचना ब्रेन तक पहुंचाएंगे, ब्रेन को पता चलेगा तो ब्रेन क्या करेगा, फिर से दूसरी सूचना को, मतलब वहां पर एक्शन लेने के लिए मोटर नर्व होती है, और ये मोटर न्यूरॉन्स की हेल्प से, ये मोटर न्यूरॉन्स की हेल्प से एक्शन लेगा। मेरी बात समझना थोड़ा सा। मैंने आपको कहा कि जब कोई बॉडी के पार्ट्स में कुछ भी घटना घटती है तो उसको बताने का काम जो करते हैं उन्हें न्यूरॉन्स कहते हैं, लेकिन जो बताने जाते हैं उनका नाम एफरेंट है, और जो उस पर काम करने जाते हैं कि जल्दी से हाथ हटाओ, किसी ने पैर पिन चुबाया, हाथ हटाओ, किसी ने आपके पैर में आग का कोई टुकड़ा जलता हुआ टच किया, आपने पैर हटाया, इसका मतलब ये था कि काम जिसने किया वो मोटर इंपल्स है। वो मतलब क्या है, मोटर इंपल्स। मैं समझा रहा हूं, थोड़ा कोऑर्डिनेशन की बात है, इसको लेकर यहां समझ लीजिए। दूसरा क्या है कि एफरेंट क्या करता है, एफरेंट क्या करता है, सूचनाओं को लेके आता है। ई बोले तो एग्जिट, आप ऐसा याद कर सकते हो, और इफरेंट क्या करता है, ब्रेन से सूचनाओं को निकाल करके जो है वो तुरंत उस पर एक्शन लेता है। सेम इस कंडीशन में भी अप्लाई करना है। इसमें मसल्स में क्या होता है समझो। एफरेंट न्यूरॉन्स नीचे से मैंने बताया ब्रेन की तरफ ये सूचना को लेकर के आते हैं, मैसेज को लाते हैं, जबकि इफरेंट न्यूरॉन्स, ये जो आपके इफरेंट न्यूरॉन्स हम कहेंगे इनको, इफरेंट न्यूरॉन्स, ये क्या करेंगे, इफरेंट न्यूरॉन्स इज रिस्पॉन्सिबल फॉर, इफरेंट न्यूरॉन्स जो है ये रिस्पॉन्सिबल है न्यूज को सीधा उस टारगेट पॉइंट तक ले जाना, मतलब एक्शन के लिए। अब देखो बेटा, यहां पर एफरेंट भी नहीं समझना, इफरेंट भी नहीं समझना, फिर समझा क्यों रहे थे, काम था इसका। अब यहां मैं आपको बताता हूं, ब्रेन की तरफ ले चलता बेटा। ब्रेन से जिस समय मसल कॉन्ट्रैक्शन कराना होता है, ये आपका है, मैंने बता दिया, इसको आपने ब्रेन कहा, ये अब मैं आपको बता दिया ये आपका न्यूरॉन्स है। अब आप समझ गए होंगे, न्यूरॉन्स के अगले हिस्से पर जहां से न्यूरॉन्स एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं, यहाँ पर केमिकल कोऑर्डिनेशन इंटीग्रेशन मैंने आपको पढ़ाया था, यहाँ पर कुछ डब्बा लाइक स्ट्रक्चर है जिनका नाम है साइनेप्स, जिनका क्या नाम है, साइनेप्स। ये सिनेप्स जिन्हें साइनेप्स कहते हैं, इनके पास भरे होते हैं कुछ वेसिकल्स, छोटे छोटे वेसिकल्स, ऐसे ऐसे कुछ स्ट्रक्चर्स होते हैं मेरे बच्चों, ऐसे इनके पास कुछ स्ट्रक्चर्स होते हैं, समझो इनके पास इस तरह से कुछ स्ट्रक्चर्स। इन स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं वेसाइकल। क्या बोलते हैं, वेसाइकल या वेसिकल्स। तो ये वेसिकल्स है, और इन्हें हम न्यूरोट्रांसमीटर वेसिकल्स कह सकते हैं। और न्यूरोट्रांसमीटर, क्योंकि इनके अंदर भरा होता है न्यूरोट्रांसमीटर, न्यूरोट्रांसमीटर वेसिकल्स, समझना, न्यूरोट्रांसमीटर वेसाइकल, इनको हम कहते हैं न्यूरोट्रांसमीटर वेसाइकल। किनको, इन एक्सान के टर्मिनल एंड पर आप देख रहे हैं कुछ डब्बा पाउच लाइक स्ट्रक्चर है जिनका नाम साइनेप्स है, और इन साइनेप्स के अंदर छोटे छोटे कुछ पैकेट लाइक स्ट्रक्चर्स हैं जिनका नाम वेसिकल है या न्यूरोट्रांसमीटर वेसाइकल है। इतनी बात समझ में आ गई। अब बच्चों, ये जो न्यूरोट्रांसमीटर वेसाइकल्स हैं, इनके अंदर भरे हुए हैं कुछ सब्सटेंस, इनके अंदर कुछ केमिकल सब्सटेंस भरे होते हैं, इनके अंदर भी कुछ केमिकल सब्सटेंस है। अब आप कहेंगे कि सर इनके अंदर जो केमिकल सब्सटेंस है वो क्या है, तो वो है बेटा न्यूरोट्रांसमीटर, जिनका नाम मैं आपको बता चुका हूं, फिर से लिख लीजिएगा, एसिटाइल कोलिन, जिनका नाम है एसिटाइल कोलिन। एसिटाइल कोलिन इज अ न्यूरोट्रांसमीटर which is filled in neurotransmitter vesicles, इसके अंदर सिनेप्स के अंदर भरे हुए हैं। बच्चों सब एक एक बात आपको समझ में आएगी, बस थोड़ा सा धैर्य बना के रखना है। मसल कॉन्ट्रैक्शन में फिर गुरुजी इनका क्या हेल्प है, आप तो मसल कॉन्ट्रैक्शन पढ़ा रहे हैं और पढ़ाते जा रहे हैं न्यूरॉन्स के बारे में। बेटा मैंने बताया कि कोई भी प्रोसेस ब्रेन के बिना अप्लाई नहीं है, कुछ ही प्रोसेस ऐसी हैं जो इनवॉलेंट्री है। तो यहाँ पर आपको देखना है कि यहाँ पर क्या है, ये पार्ट आपके क्या है, न्यूरोट्रांसमीटर वेसाइकल्स है। चलो भैया आगे मैंने बना रखा है, ये एक स्ट्रक्चर नहीं बनाया था, अभी बना दे रहा हूं, दैट इज, इस स्ट्रक्चर को हम कहेंगे, इस स्ट्रक्चर को हम कहेंगे क्या, इसको हम कहेंगे मसल्स, इसको हम कह रहे हैं मसल्स, मसल्स, ये क्या है, मसल्स है। तो मैंने बताया ये मसल्स है, बीच में एक जंक्शन है, ये इधर न्यूरॉन्स है, इधर ये वाला स्ट्रक्चर हम न्यूरॉन्स इसको कह रहे हैं,
दैट इज न्यूरॉन। ये आपका न्यूरॉन है। इस तरफ आप देख रहे हैं मसल है, ये आपका मसल्स है। मसल्स और न्यूरॉन के बीच का जो गैप है, मसल्स और न्यूरॉन्स के बिटवीन गैप प्रेजेंट इन मसल्स एंड न्यूरॉन्स, इसके बीच में जो गैप है इसे हम क्या कह सकते हैं? न्यूरोमस्कुलर जंक्शन। कह सकते हैं या नहीं कह सकते? आप बताओ। कह सकते हैं ना, न्यूरोमस्कुलर मस्कुलर मस्कुलर जंक्शन। हम इसको कह सकते हैं न्यूरोमस्कुलर जंक्शन। समझना, इसको हम कह सकते हैं ना न्यूरोमस्कुलर जंक्शन। द गैप विच प्रेजेंट बिटवीन न्यूरॉन्स एंड मसल्स, उसको हम न्यूरोमस्कुलर जंक्शन कहते हैं। ये बाबू आपका मसल्स है, और इसके बाद यहां पर आप देखेंगे तो अब इस डायग्राम को समझना है। होता क्या है कि जो ये स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है यहां पर ब्रेन से जब भी मसल कॉन्ट्रैक्शन कराना होता है, यहां पर आपके एक्टिन वगैरह लगे होते हैं, यहां पर ही एक्टिन है, एक्टिन फिलामेंट यहां पर। अब मसल कॉन्ट्रैक्शन जो आपको कराना होता है, तो मसल कॉन्ट्रैक्शन के टाइम पर एक एक स्टेप में क्लियर करूंगा, बस इतना ध्यान देना। मसल कॉन्ट्रैक्शन के टाइम पर ब्रेन से एक इंपल्स जनरेट होता है। क्या जनरेट होता है? ब्रेन से एक इंपल्स जनरेट होता है, आप समझेंगे। ब्रेन से एक इंपल्स जनरेट होता है, और ये इंपल्स सीधे सीधे एंट्री मारता है कहां पर? ये इंपल्स आगे मोटर नर्व से निकल करके ये आपका इफरेंट न्यूरॉन्स लेकर के इंपल्स जाते हैं कहां पर? यहां पर साइनेप्स के पास। और साइनेप्स में होता है कुछ चैनल, स्पेशल टाइप का चैनल, जिन्हें हम कहते हैं, जैसे कि यहां पर लगे होते हैं इनके ऊपर एक चैनल, कैल्शियम बाइंडिंग चैनल। इन्हें हम वोल्टेज गेटेड चैनल भी बोलते हैं। जैसे ही इंपल्स यहाँ पहुंचता है, इनको वोल्टेज मिलता है, चैनल ओपन हो जाता है। बाहर इनके कैल्शियम आयन होते हैं जो कि अंदर एंट्री करना स्टार्ट करते हैं। जैसे ही कैल्शियम आयन अंदर एंट्री करते हैं, जो न्यूरोट्रांसमीटर है इनमें एक्सोसाइटोसिस की प्रोसेस स्टार्ट हो जाती है। एक्सोसाइटोसिस बोले तो सेल्स से बाहर कुछ निकलने लगना, उसको एक्सोसाइटोसिस कहते हैं, और सेल के अंदर कुछ जाने लगे उसको इंडोसाइटोसिस बोलते हैं। आप जानते होंगे इस सबको। यहां से एक्सोसाइटोसिस होना स्टार्ट होता है, जो इसके अंदर न्यूरोट्रांसमीटर भरे हुए थे वो बाहर रिलीज होते हैं, और वो मोटर इंड प्लेट पर चले जाते हैं। दैट इज मोटर इंड प्लेट, इसको बोलेंगे मोटर इंड प्लेट। इस मोटर इंड प्लेट पर चले जाते हैं, और मोटर इंड प्लेट से जब ये बाहर की तरफ निकलते हैं, तो इस न्यूरोमस्कुलर जंक्शन के आसपास बाहर की तरफ सोडियम आयन, इस मेम्ब्रेन के बाहर सोडियम आयन का चार्ज ज्यादा होता है अंदर, क्योंकि बाहर पॉजिटिव चार्ज होगा। किस कंडीशन में? पोलराइजेशन कंडीशन में। जब मेम्ब्रेन पोलराइज कंडीशन में होगी तो बाहर पॉजिटिव और अंदर 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 निगेटिव चार्ज होता है। तो जैसे ही बच्चों यहां पर ये लिगेंड निकलते हैं एसिटाइल कोलिन, जिन्हें हम कह रहे हैं न्यूरोट्रांसमीटर्स, जैसे ही इसमें आकर के यहाँ पर इस जंक्शन में आने स्टार्ट होते हैं, यहाँ पर क्योंकि पॉजिटिविटी है, सोडियम आयन बहुत ज्यादा है, और सोडियम आयन जैसे ही लिगेंड को देखते हैं, यहाँ पर लिगेंड गेटेड चैनल लगा होता है मेम्ब्रेन में, यहाँ पर लिगेंड गेटेड चैनल होता है। जैसे ही एसिटाइल कोलिन बाहर आता है, क्या होता है? लिगेंड गेटेड चैनल ओपन हो जाते हैं। और बच्चों, लिगेंड गेटेड चैनल के ओपन होते ही ठीक तुरंत बाद सोडियम आयन अंदर की तरफ एंट्री करना स्टार्ट कर देता है। समझ पाए? सोडियम आयन अंदर की तरफ एंट्री करना स्टार्ट करता है, और अंदर का चार्ज क्या होते चला जाता है? पॉजिटिव पॉजिटिव पॉजिटिव। और यहाँ जो सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, इसके स्टोरिंग पॉइंट में कैल्शियम होता है, जो निकल करके टीपीसी से बाइंड हो लेता है, और यहीं से कॉन्ट्रैक्शन की प्रोसेस स्टार्ट हो जाती है। समझ पा रहे हैं ना? अभी मैं आपको इसको बहुत डिटेल में कराने वाला हूं। मैंने एक ओवरव्यू बताया है, इस ओवरव्यू को आपको समझ में आना चाहिए। एक समरी बताया, मैं देखता हूं कोई टेक्निकल इशू तो नहीं है, सब चल रहा सही। चलो ध्यान देते हैं, इसके बाद हम आगे का पॉइंट लेते हैं। ध्यान दें बच्चों, ठीक चल रहा है। देखते हैं, अगर कोई कॉन्सेप्ट यहां पर समझ ना आए तो आप जो है बताइएगा, बस धैर्य बनाए रखिए। सब कुछ सही चल रहा है, आपको समझ में भी आएगा, सब कुछ सही चल रहा है, ठीक है ना? देखो, एक एक पॉइंट हम लेंगे, एक एक कंसेप्ट लेंगे, कोई कंसेप्ट आपका वीक होगा ही नहीं।
बस थोड़ा सा आप धैर्य बना के रखेंगे, एक एक कॉन्सेप्ट आपके क्लियर हो जाएंगे, पेशेंस रखने की जरूरत है। देखो अब मैं आपको दिखाता हूं कि ये कैसे प्रोसेस अप्लाई हो रहा है। यहाँ से ये साइनैप्स डायरेक्ट बना करके मैं कैल्शियम गेटेड चैनल और पूरा इस प्रोसेस को दिखा रहा हूँ, पूरी मैकेनिज्म आपको समझा रहा हूँ। समझो बच्चों, इसमें प्रोसेस क्या है ये मैं बताता हूं। ये मान लो कि ब्रेन है, यहां पर आपका क्या है, ब्रेन है, ब्रेन है, यहां पर ब्रेन है, ब्रेन का ये हिस्सा यहां पर ब्रेन है बच्चों, और इस ब्रेन से यहां से मैं बता रहा हूं कनेक्टेड है सीधा। मैं यहां पर आपको एक ही साइनैप्स दिखा रहा हूं, ये है सिनेप्टिक नॉब, और ये आपका हिस्सा जो है ये क्या है, न्यूरॉन्स, ये क्या है, साइनेप्टिक नॉब है, साइनेप्टिक साइनेप्टिक नॉब, ये आपका साइनेप्टिक नॉब है बच्चों। इस साइनेप्टिक नॉब में मैंने बताया था भरे होंगे, इसके पास होंगे छोटे छोटे इस तरह के कई वेसाइकल्स, ये छोटे छोटे कई वेसाइकल्स होंगे, इनके अंदर भरा होगा न्यूरोट्रांसमीटर्स, इनके अंदर क्या होगा, न्यूरोट्रांसमीटर। मैंने अभी अभी आपको समझाया है सब कुछ, धैर्य बनाए रखेंगे, एक एक बात आपको समझ में आएगी, एकदम कंटेंट आपके दिमाग में सेव हो जाएगा, आपको कहीं भटकने की जरूरत नहीं होगी, आप देखेंगे तो आपको मजा आ जाएगा। बस थोड़ा सा ध्यान देते रहिए बस, और आप इसको कभी भूलेंगे ही नहीं, मैकेनिज्म आपके ब्रेन में बहुत जल्दी ही सेट कर दें। देखो बच्चा, हमने कहा कि ब्रेन से जब इधर से मोटर इंपल्स जाएगा, कौन जाएगा, यहां पर लिखता हूं मोटर इंपल्स, मोटर इंपल्स जब ब्रेन से जाएगा तो कंडीशन क्या होगी, इसमें लगे हुआ, यहां पर लगा हुआ जो वोल्टेज गेटेज यहां पर लगा होता है, वोल्टेज गेटेड चैनल, ये यहां पर है वोल्टेज गेटेड चैनल, ये यहां पर BGC लिख दो, अगर मैं इसे लिखूं तो इसको हम कह सकते हैं BGC, मतलब वोल्टेज गेटेड चैनल, इसको हम कह सकते हैं वोल्टेज गेटेड चैनल, समझिएगा, वोल्टेज गेटेड चैनल, ये आपका वोल्टेज गेटेड चैनल है। जैसे ही इंपल्स यहां से एंट्री मार रहा है इस फॉर्म में, जैसे ही इंपल्स यहां पहुंचता है दोस्त, तो वोल्टेज, क्योंकि इसको इंपल्स मिलता है तो वोल्टेज गेटेड चैनल, इसका नाम है कैल्शियम चैनल, और ये क्या करता है, कैल्शियम चैनल या वोल्टेज गेटेड चैनल ओपन हो जाता है। जैसे ही कैल्शियम चैनल या वोल्टेज गेटेड चैनल ओपन होता है, बाहर से कैल्शियम आयन अंदर की तरफ Ca++, ये कैल्शियम आयन अंदर की तरफ एंट्री मारता है, और ये कैल्शियम आयन जैसे ही अंदर की तरफ एंट्री करेगा, अंदर का चार्ज हो जाएगा पॉजिटिव, और पॉजिटिव चार्ज होने के बाद इसके अंदर जो ये दिख रहे हैं, ये डायग्राम आपको दिख रहा है, ये इसको आप कह रहे हैं क्या, न्यूरोट्रांसमीटर वेसाइकल्स, इसके अंदर भरे हुए, ये मैं वेसाइकल्स ही लिखता हूं, वेसाइकल्स, ये हैं वेसाइकल्स, इनको आप कह सकते हैं न्यूरोट्रांसमीटर वेसाइकल्स। अब इस वेसाइकल्स में भरे हुए हैं क्या, न्यूरोट्रांसमीटर्स। जैसे ही यहां पर कैल्शियम अंदर एंट्री करेगा, ध्यान दीजिएगा, वैसे ही यहां से जो वेसाइकल्स भरे हैं ये बाहर एक्सोसाइटोसिस करके निकलने लग जाएंगे, ये बाहर की तरफ निकलने लग जाएंगे, तो आप लिख सकते हैं एक्सोसाइटोसिस टेक्स प्लेस, एक्सोसाइटोसिस यहां पर होने लग जाएगी, एक्सोसाइटोसिस क्या होने लग जाएगी, एक्सोसाइटोसिस। एक्सोसाइटोसिस का मतलब ये है कि रिमूवल ऑफ न्यूरोट्रांसमीटर फ्रॉम वेसाइकल्स, रिमूवल मतलब बाहर निकलने लग जाना, यहां से बाहर निकलने लग जाना, और बाहर निकलने लग जाएगा तो कहां जाएगा, क्योंकि चैनल ओपन हो गया है, तो ये एक्सोसाइटोसिस होने के बाद इस जंक्शन में आने लग जाते हैं, और यहां पर मैं लिख सकता हूं कि अब ये जंक्शन में आपको दिखाई दे रहा है, ये न्यूरो एक्सोसाइटोसिस ऑफ, यहां पर लिख देता हूं न्यूरोट्रांसमीटर, न्यूरोट्रांसमीटर, एक्सोसाइटोसिस हो रहा है न्यूरोट्रांसमीटर का, और न्यूरोट्रांसमीटर यहां पर आ रहे हैं, और ये न्यूरोट्रांसमीटर है कौन, ये भी आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है, कौन से इसमें न्यूरोट्रांसमीटर है, तो जो न्यूरोट्रांसमीटर है बच्चों, इसका नाम है क्या, इसका क्या नाम है,
तो आप बताएंगे ये न्यूरोट्रांसमीटर का नाम है यहाँ पर एसिटाइल कोलिन। क्या नाम है? एसिटाइल कोलिन। ये है एसिटाइल कोलिन। अब समझेंगे, एसिटाइल कोलिन बाहर निकलेगा। जैसे ही एसिटाइल कोलिन बाहर निकलना स्टार्ट हो जाएगा, वैसे ही अब मसल्स में एंट्री की खेला, मसल्स की खेल में आपको सिखाता हूं। मसल्स का खेल में अब आपको सिखाता हूं कि मसल्स में क्या क्या खेल चल रहा है। देखो, मसल्स का मैं एक स्ट्रक्चर आपके लिए ड्रा कर रहा हूं ऐसा, और इस स्ट्रक्चर को आप थोड़ा सा समझेंगे। ये है मसल्स, मान लेते हैं ये मसल्स है। मसल्स में कुछ चीजें होती हैं अंदर की तरफ, पहले बना देता हूं। जैसे कि यहाँ पर आपका ये एक्टिन फिलामेंट है दोस्त, ये आपके एक्टिन फिलामेंट है। और इस एक्टिन फिलामेंट से मैंने बताया था यहाँ पर जुड़ा हुआ है ट्रोपोमायोसिन, और इस ट्रोपोमायोसिन से ठीक बगल में जुड़ा हुआ है ट्रोपोनिन, और ट्रोपोनिन से जुड़ा हुआ है टीपीटी, टीपीआई, टीपीसी। इसके 3 टाइप, टीपीआई, टीपीटी, टीपीसी, ठीक है ना। तो इसके 3 टाइप आप जानते हैं। यहाँ पर आपका जो है ये आपका है टीपीसी, और इसके बाद यहाँ से टीपीआई, ये जो मास्किंग फैक्टर है, और इसके बाद टीपीटी, टीपीआई, टीपीसी और टीपीटी, ये तीनों जुड़े हुए हैं। ध्यान देना, टीपीआई, टीपीसी, टीपीटी तीनों फैक्टर एक दूसरे से ऐड हैं, जुड़े हुए हैं। टीपीटी का क्या काम है, टीपीआई का क्या काम है, यहाँ पर आपको जानना है। ये टीपीटी है, बीच में जो जुड़ा हुआ है दैट इज टीपीटी। ये क्या है? ये टीपीटी है, ये है टीपीटी, समझना। टीपीटी ट्रोपोनिन बाइंडिंग ट्रोपोमायोसिन, ये है टीपीसी कैल्शियम बाइंडिंग ट्रोपोनिन, ये है टीपीआई इनहिबिटिंग साइट ऑफ ट्रोपोनिन। ये आपके तीनों फैक्टर। बच्चों ध्यान देना, मैंने आपको बताया कि यहाँ पर इसके अंदर और एक डायग्राम होगा, आपको देखने को मिलेगा। एक डायग्राम मैं दिखाता हूं। यहाँ पर एक डायग्राम आपको ऐसा दिखेगा, ऐसा, और ये इसके पास होंगे कुछ ट्यूब्यूलस स्ट्रक्चर, और ये ऐसा स्ट्रक्चर होगा। यहाँ पर चैनल लगा होगा, कैल्शियम गेटेड चैनल, और इसके पास होंगे कुछ ट्यूबुलर स्ट्रक्चर। थोड़ा ये डायग्राम और ठीक कर दो। चलो, अंदर की तरफ भरा होगा कैल्शियम आयन Ca++। अंदर की तरफ क्या भरा होगा? Ca++, Ca+, ये कैल्शियम आयन। और आप क्या देख रहे हैं यहाँ पर? ये डायग्राम जो दिख रहा है ये एक्टिन फिलामेंट्स है। ये वाला जो डायग्राम दिख रहा है यही आपके सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम है। इनका नाम है प्लाज्मिक रेटिकुलम। ये आपका सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, जिसमें आप क्या देख रहे हो? कैल्शियम आयन भरे हैं। तो आप स्टोर हाउस आप कैल्शियम कह सकते हो। यहाँ पर आपको एक चैनल दिखेगा, यहाँ पर एक चैनल दिखेगा, जिस चैनल का नाम हम कह सकते हैं, इस चैनल का नाम है लिगेंड गेटेड चैनल। इसका क्या नाम है? लिगेंड गेटेड चैनल या सोडियम चैनल। यहाँ हम लिगेंड गेटेड चैनल इसको कह सकते हैं या सोडियम चैनल कह सकते हैं। अब आपको कॉन्ट्रैक्शन करने के लिए क्या कंडीशन समझनी है वो समझिएगा। यहाँ पर क्या होता है, अंदर के लिए हमेशा जो चार्ज होता है मेम्ब्रेन का वो निगेटिव होता है। अंदर का जो चार्ज होगा पोलराइज स्टेज में वो क्या होगा? निगेटिव होगा। अंदर निगेटिव चार्ज होता है। अंदर मेम्ब्रेन के कैसा चार्ज होता है? निगेटिव चार्ज होता है। यहाँ निगेटिव चार्ज होता है। अब आप समझिएगा, यहाँ पर निगेटिव चार्ज होता है। बाहर की तरफ अगर आप देखें तो बाहर की तरफ मेम्ब्रेन के पॉजिटिव चार्ज होता है। क्या होता है? यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज होता है। कॉमन सी बात है, ये आप पहले भी पढ़ चुके हैं, और अगर नहीं पढ़े तो यहाँ जान लीजिए। पोलराइज स्टेट में कोई भी मेम्ब्रेन के अंदर का जो चार्ज है वो निगेटिव है, और उसके बाद बाहर का जो चार्ज है वो कैसा है? पॉजिटिव चार्ज है पोलराइज स्टेट में। लेकिन अगर आप डीपोलराइजेशन में जाएंगे तो डीपोलराइजेशन में आपको चार्ज चेंज हो जाएगा। अभी जैसे होने वाला है, मैं आपको बता रहा हूँ। कॉमन कंडीशन में ऐसा दिखेगा।
बेटा अब आपको थोड़ा सा मैं डायग्राम बिल्कुल क्लियर कर चुका हूं, एकदम अटेंटिव होकर के सुनना, यहां से आपको सब समझ में आ जाएगा। देखो मैंने कहा कि आपके ब्रेन से एक इंपल्स जनरेट होता है, अब कॉन्ट्रैक्शन इसमें होना है, कहानी यहां से चल रही है, तो कुछ तो बात जरूर है भाई। अब आपको समझना पड़ेगा, थोड़ा सा समझना पड़ेगा, अगर आप थोड़ा सा ध्यान दोगे तो आपको ये सब चीजें समझ में आ जाएंगी। थोड़ा अटेंटिव होना है, बस 2 मिनट के लिए आप कंसंट्रेट करिए, पूरा मैकेनिज्म आपके समझ में आ जाएगा। बेटा देखो हमने कहा कि ये ब्रेन है, ब्रेन से इंपल्स जनरेट होता है पहले, और ये इंपल्स जैसे ही जनरेट होगा वैसे ही क्या होगा, क्योंकि ये इंपल्स है, इंपल्स पॉजिटिव है, वोल्टेज गेटेड है, वोल्टेज है, तो जैसे ही पॉजिटिव चार्ज यहाँ जाएगा क्या होता है कि यहाँ पर जो वोल्टेज गेटेड चैनल है ये ओपन होता है। इन इंपल्स के जनरेट होने के बाद इंपल्स जैसे ही कैल्शियम चैनल के पास पहुंचेगा, वोल्टेज गेटेड चैनल ओपन हो जाएंगे और कैल्शियम आयन एंट्री करने लग जाएगा सिनेप्टिक नॉब के अंदर। ये स्ट्रक्चर जो मैंने बताया है ये है क्या, सिनेप्टिक नॉब। क्या है, सिनेप्टिक नॉब। साइनेप्स का नॉब जो है सिनेप्टिक नॉब कहलाता है, ये आपका सिनेप्टिक नॉब। सिनेप्टिक नॉब के अंदर कैल्शियम की एंट्री स्टार्ट हो जाएगी। जैसे ही कैल्शियम की एंट्री अंदर स्टार्ट होगी, सिनेप्टिक नॉब के अंदर इस तरह से पैकेट में भरे हुए हैं एसिटाइल कोलिन, जिसे हम न्यूरोट्रांसमीटर कहते हैं, और ये जो पैकेट है इन्हें हम वेसिकल कहते हैं। वेसिकल्स में न्यूरोट्रांसमीटर फिलअप है। जैसे ही अंदर कैल्शियम एंट्री करेगा बच्चों, ये क्या करने लग जाएंगे, जो वेसिकल के अंदर न्यूरोट्रांसमीटर है एक्सोसाइटोसिस होने लग जाएगा, क्योंकि अंदर का चार्ज ज्यादा पॉजिटिव हो जाएगा, और अंदर जब चार्ज पॉजिटिव होगा एक्सोसाइटोसिस होगी, यहां से न्यूरोट्रांसमीटर फटाफट बाहर निकलने लग जाएंगे, इसलिए मैंने लिखा एक्सोसाइटोसिस ऑफ न्यूरोट्रांसमीटर टेक्स प्लेस। यहां पर जैसे ही एक्सोसाइटोसिस होना स्टार्ट होगा और ये बाहर निकलना शुरू हो जाएंगे, न्यूरोमस्कुलर जंक्शन, ये वाला मसल्स है और ये वाला नर्वस सिस्टम है, नर्वस सिस्टम और मसल्स के बीच में जो जंक्शन है उसको क्या बोलेंगे, न्यूरोमस्कुलर जंक्शन बोलेंगे। अब आप ही बताओ, न्यूरोमस्कुलर जंक्शन में निकल करके ये आएंगे कि नहीं आएंगे एसिटाइल कोलिन, बोलो भैया। एसिटाइल कोलिन यहां से निकल करके इसमें चले आए, और जब एसिटाइल कोलिन यहां पर आ गए तो फिर अब क्या होगा, मसल्स इस जंक्शन पर जैसे ही आएंगे न्यूरोट्रांसमीटर्स, वैसे ही क्या होगा, जो यहाँ पर बाहर के चार्ज, बाहर का चार्ज सोडियम 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 है, अंदर का चार्ज निगेटिव है, बाहर का चार्ज पॉजिटिव है, लेकिन यहाँ पर एक चैनल लगा हुआ है, बिना किसी लिगेंड के आने के पहले वो ओपन होना नहीं है। तो जैसे ही यहाँ से निकल करके साइनेप्स से लिगेंड्स आते हैं एसिटाइल कोलिन, न्यूरोट्रांसमीटर जैसे ही आएंगे, यहाँ पर जो ये लिगेंड गेटेड चैनल लगा हुआ है, इस चैनल का नाम मैं लिख देता हूं, इसको कहेंगे लिगेंड गेटेड चैनल। कैसा चैनल, लिगेंड गेटेड चैनल। ये आपका लिगेंड गेटेड चैनल जो है ओपन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ओपन हो जाएगा। और जैसे ही ये लिगेंड गेटेड चैनल ओपन होगा, फिर ये जो न्यूरोट्रांसमीटर नहीं, बाहर की तरफ वाले जो सोडियम 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 थे, बाहर की तरफ जो मेम्ब्रेन में सोडियम सोडियम भरा हुआ था, ये Na+, यहाँ पर Na+, यहाँ पर Na++, ये जो Na+ है ये क्या करेगा, ये फटाफट अंदर जाना स्टार्ट कर देंगे, और अंदर का चार्ज अब क्या हो जाएगा, पॉजिटिव होना स्टार्ट हो जाएगा। अभी तक निगेटिव था ना, लेकिन अंदर जैसे ही सोडियम जाएगा, Na+ का नंबर अंदर की तरफ बढ़ता चला जाएगा, और Na+ मतलब सोडियम का नंबर जब अंदर की तरफ बढ़ेगा, मेम्ब्रेन का चार्ज पॉजिटिव होता जाएगा, और मेम्ब्रेन का चार्ज जब पॉजिटिव होगा तो यहाँ भी एक चैनल है जिसका नाम है कैल्शियम चैनल या वोल्टेज गेटेड चैनल। ये चैनल जो लगा हुआ है वोल्टेज गेटेड चैनल, फिर से इसको बना देता हूं अच्छे से, थोड़ा सा सभी चैनल वगैरह आपको समझने होंगे, बस थोड़ा सा। ये एक चैनल यहाँ भी लगा हुआ है जिसका नाम है वोल्टेज गेटेड चैनल या कैल्शियम चैनल। क्या नाम है, कैल्शियम चैनल या वोल्टेज गेटेड चैनल। जैसे ही ये चार्ज पॉजिटिविटी यहाँ पर आएगी, पॉजिटिव चार्ज होगा, वैसे ही क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा, वैसे ही ये वोल्टेज गेटेड चैनल ओपन हो जाएगा और कैल्शियम यहाँ से निकलना स्टार्ट हो जाएगा, और निकल करके जाएगा कहाँ पे, आपको पता ही है, बाहर पहले से ही इंतजार कर रहा है कौन, टीपीसी। टीपीसी के पास ये कैल्शियम निकल करके चला जाएगा बच्चों, और टीपीसी जैसे ही कैल्शियम को पाएगा वैसे ही बोलेगा कि भैया टीपीआई, ये अपने भाई को, जो कि ट्रोपोनिन का ही पार्ट है, टीपीसी टीपीटी टीपीआई तीनों ट्रोपोनिन के ही पार्ट तो है ना, तो ये अपने भाई को बोलेगा भाई तुम वहां से हट जाओ क्योंकि अपना काम हो गया, कैल्शियम आ गया। जैसे ही कैल्शियम आ जाएगा वैसे ही ये इनको बोलेगा कि मास्किंग साइट, यहाँ पर जो ये मास्किंग टीपीआई लगा था, बोलेगा तुम हटो, और जैसे ही ये यहाँ से रास्ता क्लियर करेगा ना, यहाँ पर आपका जाना पहचाना दोस्त पहले से ही इंतजार कर रहा है, जिसका नाम है नीरोमायोसिन। क्या नाम है,
मीरोमायोसिन, और ये मीरोमायोसिन तो पहले से ही वेट कर रहा था किसके आने का, कि भाई किसी तरह से यहाँ से ये टीपीआई हटे और हम एक्टिन से बाइंड कर लें। जैसे ही ये यहाँ से हटेगा टीपीआई, मीरोमायोसिन बनाएगा क्रॉस ब्रिज विद द हेल्प ऑफ एक्टिन एंड मीरोमायोसिन बाइंडिंग साइट। ये दोनों के बीच में, एक्टिन और मीरोमायोसिन बाइंडिंग साइट के बीच में फट से क्रॉस ब्रिज बन जाएगा और मसल का कॉन्ट्रैक्शन स्टार्ट हो जाएगा। दोस्त, मसल कॉन्ट्रैक्शन यहीं पे स्टार्ट हो जाएगा। अब आपको इतनी बात समझ में आ गई होगी, अगर नहीं आया होगी तो फिर समझ लेना। एक एक डायग्राम मैं आपको फिर से क्लियर कर रहा हूँ, एक एक बात फिर से बता रहा हूँ, स्टेप बाय स्टेप बता रहा हूँ, समझिएगा। फ्रॉम ब्रेन्स व्हेन मोटर इम्पल्स इज जनरेटेड देन कैल्शियम गेटेड चैनल, कैल्शियम चैनल और वोल्टेज गेटेड चैनल आर ओपन। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि ये मैकेनिज्म, ब्रेन से मोटर इम्पल्स जनरेट हो रहा है, फिर कैल्शियम बाइंडिंग, कैल्शियम गेटेड चैनल या वोल्टेज गेटेड चैनल या कैल्शियम चैनल ओपन हो रहा है, ये कैल्शियम चैनल। व्हेन कैल्शियम चैनल इज ओपन द कैल्शियम आयन entered in after its releasing of acetylcholine takes place from vesicles। वेसिकल से acetylcholine रिलीज होता है which is a neurotransmitter। after its releasing in neuromuscular junction charge is changed, neuromuscular junction में चार्ज चेंज होगा and it's due to this reason ligand gated channel और sodium channel are opened out। यहाँ पर मसल्स के अंदर का जो लिगेंड गेटेड चैनल है या सोडियम चैनल है ये ओपन हो जाएगा। ड्यू टू दिस सोडियम आयन इज इंटर्ड इन मसल, सोडियम आयन इंटर कर जाएगी मसल्स में। उसके बाद क्या होगा बेटा, इनसाइड ऑफ मसल्स चार्ज बिकम पॉजिटिव, अंदर का जो चार्ज है वो पॉजिटिव हो जाएगा। और ऐसी कंडीशन में जब अंदर का चार्ज दोस्त पॉजिटिव होने लग जाएगा, देन सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम या चैनल ऑफ कैल्शियम चैनल ऑफ सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम आल्सो ओपन आउट ड्यू टू चार्ज ऑफ पॉजिटिव ऑफ मसल्स एंड कैल्शियम इज रिलीज्ड फ्रॉम सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड इट गेट बाइंड टू टीपीसी। ड्यू टू बाइंडिंग ऑफ टीपीसी के बाइंडिंग के बाद यहाँ पर आप बताएंगे जो फैक्टर है जिसका नाम है टीपीआई, यहां समझ रहे हैं ना, टीपीआई ट्रोपोनिन इनहिबिटिंग बाइंडिंग मास्किंग साइट जो है इट इज टर्मिनेट, ये यहां से हट जाएगा, यहां से हट जाएगा और इसके हटने के बाद बाइंडिंग ऑफ मीरोमायोसिन एंड एक्टिन फिलामेंट टेक्स प्लेस। मीरोमायोसिन और एक्टिन फिलामेंट जैसे ही जुड़ जाएगा देन दे फॉर्म क्रॉस ब्रिज, यहाँ पर एक क्रॉस ब्रिज का फॉर्मेशन करेंगे एंड मसल्स कॉन्ट्रैक्शन इज स्टार्ट नाउ। यहीं से मसल कॉन्ट्रैक्शन आपका स्टार्ट हो जाएगा। समझ पाए होंगे तो ठीक है, नहीं समझ पाए होंगे फिर से समझ लीजिएगा। आपको हिंदी में भी, आपको अंग्रेजी में भी, आपको उर्दू में भी, सब में समझा तो रहा हूँ यार, समझना चाहिए ना। आप समझोगे तो समझ में आएगा, नहीं समझोगे तो नहीं समझ में आएगा, क्योंकि एक बार कंसंट्रेट होकर के चीजें समझेंगे तो ठीक है, नहीं तो कॉम्प्लेक्स बनी रह जाएंगी। कॉम्प्लेक्सिटी कुछ है ही नहीं, बस कॉमन सी बात है, ब्रेन से निकल करके इम्पल्स जा रहा है, एक्सोसाइटोसिस करा है, न्यूरोट्रांसमीटर्स बाहर आ रहे हैं, न्यूरोट्रांसमीटर जैसे ही बाहर आएंगे लिगेंड गेटेड चैनल ओपन हो जाएंगे दोस्त, अंदर का चार्ज पॉजिटिव हो जाएगा। अंदर का चार्ज जैसे ही पॉजिटिव होगा, स्टोर ऑफ कैल्शियम जिसे हम बोल रहे हैं सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इसके पास भी कैल्शियम चैनल है, कैल्शियम चैनल ओपन हो जाएंगे, कैल्शियम बाहर आ जाएगा और कैल्शियम बाइंडिंग साइट टीपीसी से बाइंड कर लेगा। जैसे ही टीपीसी पर कैल्शियम बाइंड करेगा वैसे ही ये जो ट्रोपोनिन इनहिबिटिंग साइट है ये अपनी मास्किंग कैपेसिटी को खत्म कर लेगा और मीरोमायोसिन बाइंड हो जाएगा एक्टिन फिलामेंट से। इसके बाइंडिंग होने के जस्ट बाद कॉन्ट्रैक्शन स्टार्ट हो जाएगा। समझ गए कि नहीं? समझ गए होंगे तो इसको स्टेप के फॉर्म में भी लिख सकते हैं। सबसे पहला स्टेप ये है कि इंपल्स जनरेशन, दूसरा स्टेप ये है कैल्शियम बाइंडिंग चैनल का ओपन होना, तीसरा स्टेप एक्सो का यहाँ से एसिटाइलकोलिन का बाहर निकलना एक्सोसाइटोसिस, चौथा स्टेप बाइंड यहाँ पर लिगेंड चैनल का ओपन, लिगेंड गेटेड चैनल का ओपन होना, पांचवा स्टेप है अंदर का पोलराइज स्टेट में डीपोलराइजेशन होना, अंदर का चार्ज पॉजिटिव हो जाएगा। जैसे ही अंदर का चार्ज पॉजिटिव होगा कैल्शियम गेटेड चैनल सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम से ओपन हो जाएंगे। जैसे ही ये कैल्शियम गेटेड चैनल ओपन होंगे कैल्शियम बाइंडिंग साइट टीपीसी पर जाकर बाइंड हो जाएंगे। जैसे ही बाइंड होंगे इनहिबिटिंग साइट ट्रोपोनिन जो है वो हट जाएगी और यहाँ पर फिर से फटाक से मीरोमायोसिन जा करके एक्टिन फिलामेंट से जुड़ जाएंगे और कॉन्ट्रैक्शन स्टार्ट हो जाएगा। अब इससे ज्यादा बेटा क्या ही समझाया जा सकता है, मैं कम से कम 4 बार इसी कॉन्सेप्ट को अभी अभी आपको समझा दिया हूं और हमें लगता है कि यहाँ से आपके क्वेश्चन अब फंसेंगे नहीं, ठीक है ना। हाँ, अब यहाँ पर एक बात और है, जैसे कि
ये बाइंडिंग यहाँ स्टार्ट हो जाएगी, आगे का काम चलने लग जाएगा, चलने का मतलब ये कॉन्ट्रैक्शन स्टार्ट हो जाएगा। मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ, जैसे अगले स्टेप में दिखा देता हूँ। जैसे कि मान लो ये एक्टिन है और ये क्या है, ये मीरोमायोसिन था, ये आपका मीरोमायोसिन था। तो ये मीरोमायोसिन यहाँ पर अटैच हुआ आकर के, यहाँ पर एक्टिन के पास एक साइट थी जिसका नाम था मीरोमायोसिन बाइंडिंग साइट, और यहाँ पर जो साइट थी इसका नाम था एक्टिन बाइंडिंग साइट। तो दोनों ने इसी साइट को बनाया और यहाँ पर बना क्रॉस ब्रिज। ये क्या बना? क्रॉस ब्रिज। ये बनता है क्रॉस ब्रिज। अब बच्चों एक बात और आपको समझना है, क्रॉस ब्रिज का फॉर्मेशन हो गया, ठीक है ना। एक बात तो समझना है कि जैसे ही ये बंद तो गया और ये जुड़ भी गए, यहाँ पर ये जुड़ गए, एक्टिन मीरोमायोसिन बाइंड हो गए, कॉन्ट्रैक्शन स्टार्ट भी हो गया। लेकिन जब कॉन्ट्रैक्शन स्टार्ट हो गया, यहाँ पर हम लिख देते हैं इनके जुड़ने के बाद कॉन्ट्रैक्शन बिकम स्टार्ट, ठीक है ना। कॉन्ट्रैक्शन बिकम स्टार्ट। यहाँ पर कॉन्ट्रैक्शन स्टार्ट हो गया। जैसे ही कॉन्ट्रैक्शन स्टार्ट हुआ, अब आप ये बताओ कि कॉन्ट्रैक्शन के स्टार्ट होते ही क्या हो जाएगा भाई? सीधी सी बात, जब स्टार्ट हो जाएगा तो एनर्जी तो लगेगी ना। अब एनर्जी कहाँ से आएगी? एनर्जी कहाँ से आएगी? मैंने आपको बताया था एनर्जी कहाँ से आएगी। यहाँ पर मैंने बताया था एटीपी होता है, एटीपी ब्रेकडाउन ऑफ एडीपी एंड आईपी, फॉस्फेट से एनर्जी मिलेगी। और एटीपी बाइंडिंग साइट यहाँ पर होती है, मैंने बताया था ना। तो एटीपी बाइंडिंग साइट जो है यहीं पर जा करके फटाफट जुड़ते जाएगा। और यहाँ पर मैंने आपको बताया था मैग्नीशियम आयन की जरूरत होगी, एटीपी की और कैल्शियम आयन। कैल्शियम आयन, 3 आयन की जरूरत होती है। मैग्नीशियम आयन क्या कराएगा? एटीपी बाइंडिंग साइट पर एटीपी को जुड़ने में हेल्प करेगा। तो यहाँ पर एटीपी प्लस मैग्नीशियम आयन प्लस आपका कैल्शियम, ये कैल्शियम, ये 3 चीजें होंगी, तब आपका ये मसल कॉन्ट्रैक्शन कंप्लीट हो पाएगा। क्यों कंप्लीट होगा भैया? आपको बताया ना कि यहाँ पर जुड़ गया, क्रॉस ब्रिज तो बन गया, बट ये कंटिन्यू बनाए रखने के लिए एटीपी यहाँ से आएगा, एटीपी यहाँ से आएगा और ये आ करके यहाँ पर जुड़ते जाएगा। समझना, ये आएगा और जुड़ेगा। कहाँ पर जुड़ेगा? ये आ करके यहाँ पर जुड़ते जाएगा। तो ये आपका एटीपी यहाँ पर एटीपी बाइंडिंग साइट पर जुड़ता जाएगा और मैग्नीशियम इसमें हेल्प करेगा और कैल्शियम बार बार इनको जोड़ने में हेल्प करेगा। जो यहाँ पर मैंने आपको फिर से एक बार क्लियर करता हूँ, यहाँ पर है आपका ट्रोपोमायोसिन। कौन है? ट्रोपोमायोसिन। ये आपको थोड़ा सा डिटेल बता रहा हूँ। ट्रोपोमायोसिन, ये ट्रोपोमायोसिन है, इससे जुड़ा हुआ है ट्रोपोनिन, ये आपका ट्रोपोनिन जुड़ा हुआ है। तो यहाँ पर आपका है ट्रोपोनिन, समझना, ट्रोपोनिन, ये आपका ट्रोपोनिन है। और इससे ठीक यहाँ पर मैंने बताया था आपको कि ये इंतजार कर रहा है ये वाला, जिसका नाम है, आप बताते हैं टीपीसी। क्या नाम है? टीपीसी। तो भाई यहाँ पर कैल्शियम की जरूरत है, कैल्शियम यहाँ पर बाइंड करेगा, मैग्नीशियम एटीपी को बाइंड कराने में हेल्प करेगा, फास्फेट आयन बार बार टूट करके, ट्राई फास्फेट टूट करके एडीपी और आईपी में ब्रेक हो करके, यहीं पर एटीपी ब्रेक्ड इनटू एडीपी एंड आईपी, ये किस में टूटेगा? एडीपी प्लस आईपी, इनऑर्गेनिक फॉस्फेट में। और ये टूट करके फटाफट इसको एनर्जी देता रहेगा और ये प्रोसेस खटाखट आगे की तरफ स्लाइडिंग करते हुए चलती रहेगी। समझ में आया ना? क्रॉस ब्रिज का फॉर्मेशन, इसके बाद फिर आगे कंटिन्यू स्लाइडिंग होती रहेगी। ये आपका प्रोसेस है मसल्स कॉन्ट्रैक्शन का। मैं फिर से यहाँ पर बता दूं, ये आपका एक्टिन था, ये क्या था? एक्टिन था। और इसके बाद ये जो था, इसे आपने लिखा है नहीं लिखा? यहाँ लिख देता हूँ, दैट इज मीरोमायोसिन। ये आपका मीरोमायोसिन है। तो मीरोमायोसिन और एक्टिन के बीच में एक ब्रिज बन रहा है जिसे हम क्रॉस ब्रिज कह रहे हैं। क्रॉस ब्रिज एक्टिन और मीरोमायोसिन की साइट पर, बाइंडिंग साइट पर बन रहा है, लेकिन इसे कॉन्ट्रैक्शन को कंटिन्यू रखने के लिए इसमें जरूरत है मैग्नीशियम आयन और एटीपी की। एटीपी मतलब फॉस्फेट, ट्राई फॉस्फेट ब्रेक्ड हो रहा है एडीपी और आईपी में, यही एटीपी साइट पर आकर के अटैच हो रहा है, जिससे इस कॉन्ट्रैक्शन को एनर्जी भी मिल पा रही है। समझ पाए ना? तो ये आपको इतना कॉन्ट्रैक्शन के मैकेनिज्म मैंने बताया, ध्यान दीजिएगा। ये मैकेनिज्म पूरा आपका अच्छे से तैयार होना चाहिए। अगर आप इसको समझ गए होंगे तो आप बहुत अच्छे बच्चे हैं। इसके बाद आपको मसल्स के थोड़े से 2 क्वेश्चन और भी आते हैं, व्हाइट मसल्स और रेड मसल्स।
तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं कि व्हाइट मसल्स कौन कौन से हैं और रेड मसल्स कौन से हैं ना। तो व्हाइट मसल्स मसल्स एंड रेड मसल्स, समझिएगा। रेड मसल्स और व्हाइट मसल्स में अंतर क्या क्या है, ठीक है ना, मैं आपको बताता हूँ, बस आपको थोड़ा सा समझ लेना है रेड मसल्स और व्हाइट मसल्स में क्या है। भाई व्हाइट मसल्स कहाँ पाई जाती है, ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, ठीक है ना। तो अगर देखें तो व्हाइट मसल्स कहाँ पाई जाती है, सबसे पहला ही क्वेश्चन है, तो ये बेटा आपके आई बाल में पाई जाती है। कहाँ पर पाई जाती है, ये आपके आई बाल में पाई जाएगी, आई बाल, है ना, ये आई बाल में पाई जाएगी। और कहाँ पर पाई जाएगी बेटा, ये पाई जाती है व्हाइट मसल्स मसल्स ऑफ चिकन। ये जो चिकन आप समझते हैं, हाँ, तो व्हाइट बॉल्स पाई जाती हैं व्हाइट मसल्स ऑफ चिकन में पाई जाती है। चिकन की जो मसल्स है उनमें व्हाइट मसल्स पाई जाती है। चिकन्स की बॉडी में व्हाइट मसल्स पाई जाएंगी। आपके व्हाइट बॉल मसल्स आप, मैं बताया था ना, आई बाल में पाई जाएगी, तो ये आपको जानना है। और ब्रेस्ट मसल्स ऑफ काइट्स, ये हाँ, काइट्स के ब्रेस्ट मसल्स में पाई जाती है। ब्रेस्ट मसल्स ब्रेस्ट मसल समझेंगे, ब्रेस्ट मसल्स ऑफ काइट्स, ये काइट्स के ब्रेस्ट मसल्स, एक चिड़िया है, पक्षी है, पतंग नहीं, काइट्स के ब्रेस्ट मसल्स में व्हाइट मसल्स पाई जाएगी। अब ये क्वेश्चन तो अकरेंस पर हो गया कि कहां पर कौन पाई जाती है, क्योंकि कई बार ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं, तो इसलिए इसे ध्यान दीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। अब यही रेड मसल्स के बारे में जानना है कि रेड मसल्स कहां कहां पर पाई जाती है, ये भी इंपॉर्टेंट है बेटा। ऐसी मसल्स जो कंटिन्यू काम करें और थके ना, वहां पर जो है रेड मसल्स पाई जाएगी। जैसे कि अगर बात करें अपनी बॉडी में, तो अपनी बॉडी में कहां पर रेड मसल्स पाई जाएगी, चलो इधर लिख देता हूं। अपनी बॉडी में पाई जाती है रेड मसल्स, अगर हम देखें तो बैक एक्सटेंसर में। कहां पर पाई जाएगी, बैक एक्सटेंसर समझो। बैक एक्सटेंसर मसल्स क्या है बेटा, बैक एक्सटेंसर बोलते हैं जो ये अपनी पीठ है ना, बैक के बगल बगल में जो वर्टिब्रल कॉलम के चारों तरफ लगी हुई है, वर्टिब्री के चारों तरफ, रीढ़ की हड्डी के चारों तरफ कवर करने वाली मोटी हड्डी जो है, उनमें ब्लड का फ्लो हमेशा बना रहता है, क्योंकि वो जो है ऑक्सीजनेटेड रहती है, ऑलवेज ऑक्सीजनेटेड रहती है। इसलिए कि आप स्टैंड कर रहे हैं, खड़े हो रहे हैं, बैठ रहे हैं, लेट रहे हैं, तो भी बैक एक्सटेंसर को काम ही करना पड़ता है। उनको कभी फटीग नहीं होता है, कभी उनमें दर्द नहीं होता है। तो आप समझ सकते हैं कि बैक एक्सटेंसर मसल्स जो है ये आपकी रेड मसल्स है, ठीक है ना। लेग मसल्स ऑफ चिकन दूसरा पॉइंट, लेग मसल्स, ये लेग मसल्स जो है ऑफ चिकन, समझना, चिकन का लेग मसल्स जो है उनमें भी, लेग मसल्स ऑफ चिकन, समझना बच्चों, चिकन के लेग मसल्स में, चिकन मतलब समझते हैं ना, हाँ, मुर्गी मुर्गा इस सब में चिकन का जो लेग मसल्स है, चिकन मतलब उसका जो बच्चा है, उसको जो खाते हैं लोग, लेग मसल्स, तो उनमें भी रेड मसल्स है। क्या है उसके लेग में, पैर में जो है, हाँ, पैर में उसके जो मसल्स हैं वो रेड मसल्स है। रेड मसल्स जो है वो लेग मसल्स में है, लेग में है चिकन के। और ये मसल्स आपको देखने को मिलेगा ब्रेस्ट मसल्स ना, यहाँ पर बेटा एक अगला, हाँ, फ्लाइट मसल्स ऑफ बर्ड्स, ठीक है ना, फ्लाइट, ये देखने को मिलेगा फ्लाइट मसल्स ऑफ बर्ड्स, चिड़ियों के पंख वाली मसल, जहां पर उड़ती रहती है चिड़िया ना, उनमें भी फ्लाइट मसल्स ऑफ बर्ड्स, बैक एक्सटेंसर, लेग मसल्स, और आपको चिकन लेग मसल्स और आपकी बैक एक्सटेंसर, इन सब में आपको क्या देखने को मिलता है, रेड मसल्स देखने को मिलता है। समझ रहे हैं ना, क्वेश्चन आ सकता है, तो इसलिए इनको डेटा है, लेकिन इनको याद रखना पड़ेगा आपको कि क्या क्या है। ये भी इंपॉर्टेंट है, बैक एक्सटेंसर वाला भी इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पर क्वेश्चन क्या आ सकता है, ये आपको जरा बता देते हैं, थोड़ा सा और भी आ सकता है। रेड मसल्स व्हाइट मसल्स में अंतर क्या है, देखो रेड मसल्स क्या है, वो कंटिन्यू काम करती है, ठीक है ना, वो कंटिन्यू काम कर रही है, तो इसलिए उनमें मसल फटीग कम है, ऑक्सीजनेशन ज्यादा होगा, माइटोकॉन्ड्रिया का नंबर ज्यादा होगा। क्या होगा, एनर्जी की ज्यादा जरूरत है, तो माइटोकॉन्ड्रिया का नंबर रटना नहीं है, यहाँ पर माइटोकॉन्ड्रिया का नंबर ज्यादा होगा।
माइटोकॉन्ड्रिया का नंबर ज्यादा होगा। यहाँ पर कंपैरेटिवली माइटोकॉन्ड्रिया का नंबर ज्यादा होगा। क्यों ज्यादा होगा? क्योंकि ये काम ज्यादा कर रही है और ऑक्सीजन की जरूरत ज्यादा है, तो इनका नंबर ज्यादा होगा। और क्योंकि ऑक्सीजन यहाँ पर पर्याप्त मात्रा में रहती है, तो इसलिए मसल फटीग, यहाँ पर मसल फटीग, डिक्रीज द मसल फटीग, यहाँ पर लेस मसल फटीग होगा, लेस मसल फटीग। मसल फटीग समझ रहे हैं ना? मसल फटीग, फटीग मतलब होता है दर्द, पीड़ा। मसल फटीग, जो मसल में है उसमें दर्द कम होगा। क्यों कम होगा? क्योंकि ऑक्सीजनेशन और माइटोकॉन्ड्रिया का नंबर ठीक ठाक मात्रा में। सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम के नंबर इसमें कम होते हैं, जबकि आप व्हाइट मसल्स में देखेंगे तो सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम के नंबर ज्यादा होते हैं। समझ रहे हैं ना? इतनी सी बातें हैं। कॉन्ट्रैक्शन की अगर बात करी जाए तो मसल कॉन्ट्रैक्शन इसमें कम होता है, इसमें ज्यादा होता है व्हाइट मसल्स में। तो बस इतना सा, बाकी आप डेटा देख लीजिएगा, इसमें आपका काम बन जाएगा। रेड मसल्स और व्हाइट मसल्स में आपको एग्जाम्पल से ही क्वेश्चन जहां तक है उम्मीद है कि बन जाएंगे, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन एक इसमें से ले लेते हैं, टाइप्स ऑफ मसल्स। ध्यान दो, अगला क्वेश्चन हमारा है टाइप्स ऑफ मसल्स। अगर अब हम टाइप्स ऑफ मसल्स की बात करें तो बच्चों समझो, अगर हम देखें कि टाइप्स ऑफ मसल्स कितने हैं, तो अपनी बॉडी में जो है वो 3 टाइप की मसल्स देखने को मिलती है। कितने टाइप की मसल्स हैं? 3 टाइप की मसल्स हैं। ध्यान देंगे, पहली मसल्स जिसे हम कहेंगे स्मूथ मसल्स। क्या कहेंगे? स्मूथ मसल्स। देखो, या स्केलेटल मसल्स लिख लेते हैं, ऐसे लिखते चलते हैं। पहले हमारे पास एक मसल है जिसके हम कहते हैं स्केलेटन मसल्स। स्केलेटन मसल्स, इस अरे क्या हो गया भाई तुझे? स्केलेटल मसल्स, या देखो यहां पर अपने पास क्या है? स्केलेटन मसल, ये है स्केलेटन मसल। दूसरा अपने पास है यहां पर स्केलेटन मसल्स, कार्डियक मसल्स, और एक मसल्स और हैं जिसे हम इनवॉलेंट्री टाइप का नेचर का होता है, स्मूथ मसल्स। हाँ, स्मूथ मसल्स समझो, स्मूथ मसल्स। कभी कभी ब्रेन भाई मसल्स काम भी नहीं करता, हैंग हो जाता है। इसके बाद आपका क्या है? स्केलेटल मसल, स्मूथ मसल्स, और कौन सा है बेटा? मैंने आपको बताया कार्डियक मसल, है ना, कार्डियक मसल्स, ठीक है। कार्डियक मसल्स आप समझना, स्केलेटल मसल्स, स्मूथ मसल्स और कार्डियक मसल्स, ये 3 टाइप की मसल्स अपनी बॉडी में है। लेकिन यहाँ से जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे वो आपको 2 मिनट के अंदर में मैं सिखा देता हूँ। आप डायग्राम से इनके क्वेश्चन को कर सकते हो, डायग्राम बस बता देना हूँ। डायग्राम अगर आपको पता रहेगा तो आपके क्वेश्चन फटाफट बन जाएंगे। देखो, एक तो इस टाइप का मसल्स बना लो कि जो सिलेंड्रिकल है, ऐसा है, ये मसल्स है अपनी सिलेंड्रिकल है, ऐसी मसल्स है। तो आप इनको कह सकते हैं कि जब मसल्स आर सिलेंड्रिकल, ये सिलेंड्रिकल नेचर की है। दूसरी बात, इनमें आप बैंड बना लो लाइट और डार्क। तो पहले मैं डार्क बैंड बना दूं, डार्क बैंड में बना लो, ये डार्क बैंड हो गए, और लाइट बैंड बना लो, एक लाइट बैंड बना लो। तो इनमें लाइट बैंड ऐसे पतले पतले लाइट बैंड बना दो, ये लाइट बैंड और डार्क बैंड दिख गए, ठीक है ना। इसमें भी देखो, डार्क बैंड, डार्क बैंड, डार्क बैंड, डार्क बैंड और लाइट बैंड दिखा दो। अगर आप यही देख लेंगे डायग्राम तो आपको रटना नहीं पड़ेगा। यहाँ से लाइट बैंड बना लो, ये लाइट बैंड हो गए, और ये जो है लाइट हो गए, ये लाइट हो गए। अब इसमें देखो न्यूक्लियस दिखा दो। न्यूक्लियस जो है ये मल्टी न्यूक्लिएटेड होते हैं, तो यहाँ पर 1 2 5 6 7 8 जितना मन करे उतना न्यूक्लियस दिखा दो, क्योंकि ये मल्टी न्यूक्लिएटेड है ना। तो ऐसी टाइप की मसल्स जहां पर लाइट और डार्क बैंड दोनों देखने को मिलते हैं, ऐसी टाइप की मसल्स जहां पर लाइट और डार्क दोनों बैंड, देखो लाइट बैंड, डार्क बैंड, लाइट बैंड, डार्क बैंड, है ना। लाइट और डार्क दोनों टाइप के बैंड दिखते हैं और बहुत सारा न्यूक्लियस दिख रहा है आपको, ये न्यूक्लियस 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 ही दिख रहा है। तो ऐसी मसल्स को स्केलेटल मसल कहते हैं। अब आप इसको रट्टापाई नहीं करेंगे, आप ऐसे ही याद कर सकते हैं। अगर क्वेश्चन पूछा जाएगा कि कौन सी मसल्स ऐसी है जो मल्टी न्यूक्लिएटेड है, कौन सी मसल्स ऐसी है जो वॉलेंटरी है, कौन सी मसल्स ऐसी है जो स्ट्रिएटेड है, मैं आपको बता चुका हूँ। स्ट्रिएटेड मसल्स किसको कहते हैं? मैंने बताया था लाइट बैंड और डार्क बैंड दोनों फायदा है।
तो वो मसल्स क्या कहलाएगा? स्ट्रिएटेड। क्या कहलाएगा? स्ट्रिएटेड। ऐसी मसल्स जहां पर लाइट बैंड और डार्क बैंड पाए जाए, ये मैंने आपको बताया था। देखो यहाँ समझ लो, समझाने के लिए थोड़ी देर बता देता हूँ। इधर देखो, मैंने आपको बताया था ना कि ऐसा ऐसा इस तरह से ऐसे मसल्स पाई जा रही है। अब इसमें कुछ ऐसे डार्क बैंड है, कुछ लाइट बैंड है। मैं एक्टिंग मायोसिन पढ़ा रहा था तो बताया था। अब बच्चों इस तरह का अरेंजमेंट अगर होगा लाइट बैंड और डार्क बैंड का, तो ऐसी कंडीशन को हम क्या बोलेंगे? तो ऐसी कंडीशन को हम, ऐसी मसल्स के अरेंजमेंट को बोलेंगे स्ट्रिएटेड। क्या बोलेंगे? स्ट्रिएटेड। क्या बोलेंगे? स्ट्रिएटेड। समझो अभी टर्म आने वाला है स्ट्रिएटेड, तो इसलिए आपको समझ जाना चाहिए। स्ट्रिएटेड का मतलब ये है जहां पर लाइट प्लस डार्क बैंड, फिर से लिख देता हूं, लाइट बैंड एंड डार्क बैंड दोनों बैंड पाए जाएंगे, तो इनको हम क्या बोलेंगे? स्ट्रिएशन। ये स्ट्रिएटेड मसल्स है। और क्योंकि ये ट्रांसवर्स अरेंज है, एक के ऊपर एक के ऊपर इनका सीक्वेंस ऐसा है, तो इसलिए इनके लिए एक वर्ड यूज करते हैं हम, स्ट्राइप्ड। क्या यूज करते हैं? स्ट्राइप्ड। स्ट्राइप्ड और स्ट्रिएटेड आप समझ गए कि नहीं? स्ट्रिएटेड का मतलब ये है अरेंजमेंट ऑफ फिलामेंट्स ऑन डार्क एंड लाइट कंडीशन। डार्क और लाइट कंडीशन में अगर फिलामेंट्स अरेंज है तो उसे हम स्ट्रिएटेड बोलेंगे, और अगर ये एक दूसरे के ऊपर अरेंज है तो इसे हम ट्रांसवर्स अरेंजमेंट बोलेंगे। क्या बोलेंगे? ट्रांसवर्स अरेंजमेंट बोलेंगे। ध्यान दो, इसके बाद अगर आपको एक बात बताएं हम, तो हमने बताया कि स्केलेटल मसल्स की डिफिनीशन कैसे लिखेंगे, क्योंकि बेटा उसमें लाइट और डार्क बैंड भी है, तो हम कह सकते हैं कि स्केलेटल मसल्स इज स्ट्रिएटेड। स्ट्रिएटेड भी है। हम ये कह सकते हैं क्योंकि वो ट्रांसवर्सियली अरेंज है, तो हम इस कह सकते हैं कि वो स्ट्राइप्ड भी है। स्ट्रक्चर कैसा दिख रहा है? सिलेंड्रिकल दिख रहा है, तो हम कह सकते हैं कि ये जो मसल्स है वो सिलेंड्रिकल भी है। मल्टी न्यूक्लिएटेड भी है। तो बस सिंपल सा मामला है, स्केलेटल मसल्स आर स्ट्रिएटेड, स्ट्राइप्ड एंड मल्टी न्यूक्लिएटेड मसल्स which are structurally cylindrical in shape and voluntary in nature. Why voluntary in nature? Because it is known as क्या? skeletal muscle। यार skeleton बोले तो कंकालीय पेशी, और कंकाल क्या है तुम्हारे कहने के कंट्रोल में है कि नहीं है? कंकाल बोले तो हड्डी। हड्डी तुम्हारे कहने में है कि नहीं है? है भैया। अगर आप अपना हाथ उंगली ऐसे करोगे तभी ना ऐसे होगी, तो कंकाल तो आपके कहने में है ही। तो आप कह सकते हैं कि कंकाल से जुड़ी हुई जितनी पेशियां हैं वो वॉलेंट्री नेचर की हैं। बाकी की जो पेशियां हैं, इसको जो मैं पढ़ाऊंगा आपको, ये जो आपकी मसल्स है ये इनवॉलेंट्री नेचर की है। किस नेचर की है? इनवॉलेंट्री नेचर की है। चलो स्ट्रिएटेड स्ट्राइप्ड समझ में आ गया। अब आगे लेते हैं डायग्राम से ही, आपका डायग्राम से ही सारा क्लियर हो जा रहा है। स्मूथ मसल्स की बात अगर इसकी बात करें तो ये स्पिंडल शेप में होती है। ऐसे ऐसा कुछ इसका शेप है, ऐसे शेप में है, इस शेप में। इसको हम बोलेंगे स्पिंडल शेप। कैसे शेप में है? स्पिंडल। और इनकी विशेषता ये है कि ये यूनिन्यूक्लिएटेड है। कैसे हैं? ये यूनिन्यूक्लिएटेड है। यहाँ पर आप यूनिन्यूक्लिएटेड देखेंगे, ये यूनिन्यूक्लिएटेड मसल्स हैं। और यहाँ पर आपको स्ट्रिएशंस भी नहीं दिख रहे हैं, तो ये अनस्ट्रिएटेड है क्योंकि ये स्पिंडल शेप में है और यूनिन्यूक्लिएटेड है। दूसरी बात ये है कि ये स्मूथ मसल्स जितनी भी होती हैं ये आपकी इनवॉलेंट्री, जैसे कि बॉडी में आपका लीवर है स्मूथ मसल से बना है, आपका इंटेस्टाइन है स्मूथ मसल से बना हुआ है, जो भी पार्ट्स है, मान लो लंग्स है स्मूथ मसल से बना हुआ है। तो क्या ये आपके जो स्मूथ मसल्स हैं, ये स्मूथ मसल्स, क्या आपके जो स्मूथ मसल्स हैं क्या आपके कंट्रोल में है? क्या इंटेस्टाइन आपसे पूछ पूछ करके काम करती है? क्या आप चाहते हो तो अपने खाना पचने की स्थिति को, डाइजेशन को 10 घंटे रोक सकते हो? नहीं, क्योंकि आप वॉलेंट्री नहीं है। वो मसल्स क्या है? इनवॉलेंट्री है। कैसी है बच्चों? इनवॉलेंट्री है। और जो मसल्स इनवॉलेंट्री हैं, जो मसल्स इनवॉलेंट्री हैं उनको बोलते हैं हम स्मूथ मसल्स। क्या बोलेंगे? स्मूथ मसल्स। ध्यान दीजिएगा, उनको हम क्या बोलेंगे? स्मूथ मसल्स बोलेंगे। यहां पर देखिएगा ये स्मूथ मसल। अब इनका डायग्राम, अगर इनसे क्वेश्चन पूछा जाए कि स्मूथ मसल्स का आप कैसे लिखेंगे डिफिनीशन, तो आप बताएंगे स्मूथ मसल्स आर कैसी होंगी? यूनिन्यूक्लिएटेड, अनस्ट्राइप्ड, अनस्ट्रिएटेड, क्योंकि इनमें ना लाइट और डार्क बैंड दिख रहे हैं ना ट्रांसवर्स अरेंजमेंट है, तो हम लिखेंगे अनस्ट्रिएटेड, अनस्ट्राइप्ड, यूनिन्यूक्लिएटेड। यूनिन्यूक्लिएटेड क्योंकि इसमें सिंगल न्यूक्लियस है ना। यूनिन्यूक्लिएटेड एंड इनवॉलेंट्री मसल्स आर कॉल्ड स्मूथ मसल्स। ये कैसे होंगे? इनवॉलेंट्री नेचर के होंगे। आगे की बात कर लेते हैं हम कार्डियक मसल्स। समझो कार्डियक मसल्स कैसे आप बताएंगे? कार्डियक मसल्स का अगर डायग्राम पूछा जाए आपसे, तो आप कार्डियक मसल्स कुछ ऐसा बना लीजिएगा, ऐसा। समझो
दूसरा डायग्राम बना लेते हैं, ये डायग्राम। चलो, कार्डियक मसल्स अगर पूछा जाए कि भाई कार्डियक मसल्स कैसे बनाएंगे आप, चलो अब देखो कार्डियक मसल्स हैं, कार्डियक मसल्स आप देख रहे हो तो स्ट्रक्चरली तो ये भी सिलेंड्रिकल ही दिख रहे हैं, तो स्ट्रक्चरली आप सिलेंड्रिकल लिख सकते हैं, और इनमें स्ट्रिएशन पाया जाता है। क्या पाया जाता है? स्ट्रिएशन पाया जाता है, ऐसे स्ट्रिएटेड होते हैं, ये भी स्ट्रिएटेड होते हैं। तो ये हो गए सॉरी स्ट्रिएटेड, यहाँ पर हम ये दूसरे कलर से बनाऊं स्ट्रिएशन, इनमें दिखाऊं तो ज्यादा अच्छा होगा। देखो चलो, इनमें आपको स्ट्रिएशन दिखा रहा हूँ। तो स्ट्रिएटेड, और ये आपको दिखते हैं कैसे, मैंने बताया कि कार्डियक मसल्स वो आपके हार्ट वाली है, इनवॉलेंट्री मसल्स है, इनवॉलेंट्री मसल्स है, स्ट्रिएटेड है क्योंकि इनमें भी स्ट्रिएशन देखने को मिलता है, और यूनिन्यूक्लिएटेड है, ये भी स्ट्राइप्ड है, स्ट्रिएटेड है, स्ट्राइप्ड है, और इनमें भी न्यूक्लियस का नंबर कितना कितना है, तो आप कहेंगे सर इनमें भी न्यूक्लियस का नंबर एक एक ही है। कितना है? यहाँ पर सिंगल, अरे सॉरी डबल न्यूक्लियस बना दिया, यहाँ पर भी सिंगल न्यूक्लियस है, तो आप कह सकते हैं कि यहाँ पर सभी सिंगल सिंगल न्यूक्लिएटेड है। तो डिफिनीशन आप कार्डियक मसल्स की, अच्छा हाँ एक बात यहाँ पर और विशेषता है, कॉमन बात तो आप समझ गए, स्ट्रिएटेड होंगे, स्ट्राइप्ड होंगे, यूनिन्यूक्लिएटेड होंगे, स्ट्रक्चरली सिलेंड्रिकल होंगे, ऐसा आपको रटना नहीं है, आपको समझ लेना है, क्योंकि रट करके आप फिर से भूल जाएंगे कि कौन सा स्ट्रिएटेड था कौन सा स्ट्राइप्ड था। ये डायग्राम आपके दिमाग में अगर सेव हो जाएगा तो आपको तीनों टाइप की मसल्स याद रहेंगी, कभी आप भूलेंगे नहीं। अगर आपसे पूछा जाए कि कार्डियक मसल्स जो है इनके बीच में ये क्या दिख रहा है, ये जो एक दूसरे से इनको कनेक्ट कर रहा है ना, यहाँ पर आप देख रहे हैं, तो इनको कनेक्ट करने के लिए बीच में एक जंक्शन पाया जा रहा है, जिससे जिसकी हेल्प से ये कनेक्टर है, इंटरकनेक्टेड इंटरकैलेटेड डिस्क जिसको कहते हैं, ठीक है ना, इंटरकैलेटेड डिस्क, जिसकी हेल्प से ये एक दूसरे से कनेक्टेड है, इनका नाम है इंटरकैलेटेड डिस्क। इनका क्या नाम है? इंटरकैलेटेड डिस्क। ये जो आप देख रहे हैं इंटरकैलेटेड डिस्क, समझेंगे, इंटरकैलेटेड कैलेटेड डिस्क, ये है इंटरकैलेटेड डिस्क, समझेंगे। इंटरकैलेटेड डिस्क का मतलब बच्चों क्या है कि द डिस्क विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर कनेक्शन ऑफ टू कार्डियक मसल्स, और बीच का जो जंक्शन बन रहा है इसे हम गैप जंक्शन कहेंगे। कौन सा जंक्शन कहेंगे? गैप जंक्शन। ये हमारा जंक्शन है, इसको हम कहते हैं गैप जंक्शन, बिकॉज बीच में एक डिस्क पर पाया जा रहा है जिसे हम इंटरकैलेटेड डिस्क कह रहे हैं, और इंटरकैलेटेड डिस्क रिस्पॉन्सिबल फॉर ज्वाइंटिंग ऑफ या बाइंडिंग ऑफ टू कार्डियक मसल्स, ये दो को ज्वाइंट करने में हेल्प करता है। डेफिनेशन अगर पूछा जाए कार्डियक मसल की तो वही वाला तीन बात, कौन सा? यूनिन्यूक्लिएटेड है ना, तो यूनिन्यूक्लिएटेड आपको पता ही है, तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं एक स्ट्रिएटेड, पहली बात स्ट्रिएटेड, दूसरा स्ट्राइप्ड, स्ट्राइप्ड, तीसरी बात यूनिन्यूक्लिएटेड, यूनिन्यूक्लिएटेड। क्वेश्चन पूछा जा सकता है इसलिए ध्यान दीजिएगा, ये क्वेश्चन आते हैं। और एक यहाँ से इनवॉलेंट्री, क्या? इनवॉलेंट्री, इनवॉलेंट्री, इनवॉलेंट्री का मतलब जो आपके कहने में नहीं है, जैसे कि आपका हार्ट पंप कर रहा है, कार्डियक बोलते हैं हार्ट को, तो आपका हार्ट जो पंपिंग पोजीशन में है, क्या वो तुम्हारे कहने से रुक जाएगा? नहीं, तुम्हारी विल का कंट्रोल ना हो, मतलब तुम्हारी इच्छा का कंट्रोल जिस पर नहीं है, उसी को आप बोलोगे इनवॉलेंट्री। इसके बारे में अगर लिखा जाए तो इसके बारे में भी तीन बातें ऐसे ऐड कर लीजिएगा, ये अनस्ट्रिएटेड, अनस्ट्राइप्ड, अनस्ट्रिएटेड, स्ट्रिएटेड, अनस्ट्राइप्ड, अनस्ट्राइप्ड, ये अनस्ट्राइप्ड है, और कैसी है? यूनिन्यूक्लिएटेड है, यूनिन्यूक्लिएटेड है, न्यूक्लिएटेड। और इनके बारे में लिख लीजिएगा कि ये भी इनवॉलेंट्री ही होती हैं, इनवॉलेंट्री होती हैं, वॉलेंट्री होती हैं, ये भी आपके इच्छा के कंट्रोल में नहीं है, आपके मन के अकॉर्डिंग नहीं चलेगी। और ये जो है स्केलेटल मसल, सबसे अच्छी बात इसी की है
तो इसके बारे में आप नोट कर लेंगे। ये स्ट्रिएटेड होती हैं, स्ट्रिएटेड होती हैं, और लिख सकते हैं स्ट्राइप्ड होती है, और कैसी होती है, स्ट्रिएटेड स्ट्राइप्ड, और इसमें आप ऐड कर सकते हैं स्ट्रिएटेड स्ट्राइप्ड के साथ साथ में मल्टी न्यूक्लिएटेड, मल्टी न्यूक्लिएटेड, ये मल्टी न्यूक्लिएटेड फॉर्म में होती है। और क्या ऐड कर सकते हैं, स्ट्रक्चरली सिलिंड्रिकल होती है। स्ट्रक्चरली कैसे होती हैं, सिलिंड्रिकल होती है, सिलिंड्रिकल होती है। तो ये आप बना सकते हैं, इसमें आपका फटाफट सब बन जाएगा। तीनों मैंने डिफिनीशन लिखा दी, डायग्राम बता दिया, टाइप्स ऑफ मसल बता दिया, मैकेनिज्म बता दिया। अगर आप देखेंगे तो एक एक पार्ट फिर से दिखा दे रहा हूँ। मैंने आपको कराया क्या क्या, इसको देख लीजिएगा। ये मैंने क्या क्या कराया आपको, यहाँ से मैंने आपको कंटिन्यू किया। देखो इसके पहले यहाँ से मैंने आपको कंटिन्यू किया। मैंने थोड़ा सा आपको प्रीवियस लेक्चर का बताया था कि हिसाब किताब कैसा प्रीवियस लेक्चर में मैकेनिज्म था। ये इसके बाद मैंने आपको आज ये बताया कि इसमें न्यूरोमस्कुलर जंक्शन कैसे काम करता है, साइनेप्स से न्यूरोट्रांसमीटर कैसे रिलीज होते हैं। इसके बाद मैंने ये स्टेप लिया जिसमें आपको साइनेप्टिक नॉब बना करके कैल्शियम बाइंडिंग चैनल और सोडियम चैनल, लिगेंड गेटेड चैनल के बारे में एक्सप्लेन किया डिटेल में। इसके आगे मैंने आपको बताया ये बेटा टीपीडी, टीपीआई, टीपीसी, ट्रोपोनिन, टोपोमायोसिन और एक्टिन पर कैसे ट्रोपोमायोसिन बाइंड हो रहा है, क्रॉस ब्रिज कैसे बन रहा है, एटीपी क्या क्या लग रहा है, और इसमें ही स्लाइडिंग थियरी के बारे में थोड़ा सा नॉलेज आपको दिया। आगे मैंने आपको व्हाइट मसल्स, रेड मसल्स के टाइप और कहाँ कहाँ पर पाए जाते हैं उनके एग्जांपल्स। इसके बाद मैंने आपको बेटा टाइप्स ऑफ मसल्स पढ़ाया जिसमें कार्डियक स्मूथ और कार्डियक स्मूथ और आपके मैंने स्केलेटल मसल्स के बारे में डिटेल पढ़ाया। डायग्राम भी बता दिया है, इनसे बनने वाले सभी क्वेश्चन कवर हो जाएंगे। बस आप एक बार ध्यान से देखिएगा, बैठ करके पढ़िएगा। कहीं भी कंफ्यूजन हो तो आप मुझसे क्लास में आकर के मिलिएगा। एक लेक्चर और बचा है, 3 लेक्चर में चैप्टर पूरा खत्म हो जाएगा। 2 लेक्चर मैं ले चुका हूँ, एक तीसरा लेक्चर है वो आपका जिसे आप स्केलेटल सिस्टम कह रहे हो। कल मैं उसका ज्वाइंट और कुछ जरूरी चीजें जो उसमें हैं जो आपके इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए उसको बता देंगे हम लोग। फिर इसके बाद हम आगे की क्लास को कंटिन्यू करते रहेंगे। आप जोरदार पढ़ते रहिए, जबरदस्त पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए, सक्सेस आपके कदम चूमेगी। हम मिलेंगे, फिर मिलेंगे, पढ़ते रहिए। जय हिंद, जय बालाजी।